दूसरे लोग पुनर्जन्म लेकर कभी बाघ बनते हैं, कभी सांप, लेकिन मैं तो पुनर्जन्म लेकर एक जीव बन गया। ठीक कहूँ तो 2 मीटर आधे से भी छोटी एक जलधारा, और ऊपर से रेगिस्तान के बीच फंसा हुआ, अपनी लगातार उड़ती हुई नमी को देखता हुआ। तभी मुझे एहसास हुआ कि ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं पानी सूख जाने से मर जाऊंगा। लेकिन तभी जब मैं दुख और गुस्से में डूबा था, मेरे दिमाग में अचानक एक सिस्टम पैनल उभर आया। उस पर दिख रहा था कि मेरे पास लेवल 1 की 2 स्किल हैं, वसंत वर्षा और जल बंधन, और बची हुई ऊर्जा 100। और अपग्रेड करके मैं हर चीज को चंगा कर देने वाली आध्यात्मिक शक्ति की झील बन सकता था। हवा, आग, बिजली और गरज को नियंत्रित करने वाली तत्वों की झील, यहाँ तक कि सब कुछ पर नियंत्रण रखने वाली आस्था की झील भी। मतलब मैं भी सफलतापूर्वक विकसित हो सकता था। लेकिन तभी जब मैं सिस्टम को ध्यान से समझ ही रहा था, अचानक सिस्टम ने लाल चेतावनी जारी कर दी। होस्ट लगातार वाष्पित हो रहा है, मृत्यु की उलटी गिनती 12 घंटे 15। यह देखकर मैं लगभग रो पड़ा और तुरंत सिस्टम के फंक्शन समझने में लग गया। यह तथाकथित वसंत वर्षा असल में बारिश करवाने की क्षमता थी। यह झील के प्रभाव क्षेत्र में बारिश करा सकती थी, और यह बारिश साधारण नहीं बल्कि आध्यात्मिक वर्षा थी, जो जीवों की वृद्धि में बहुत मददगार थी। और जल बंधन का मतलब था पानी को नियंत्रित करके दुश्मन को जकड़ लेना, लेकिन स्किल इस्तेमाल करने में ऊर्जा खर्च होती थी। और ऊर्जा कैसे मिलेगी, यह अभी और समझना था। लेकिन साफ था कि मेरे पास अब इतना समय नहीं बचा था। झील की मौत आखिरकार पानी के स्रोत सूखने से ही होती है। जब तक मैं खुद को सूखने से बचाए रखूं, शायद मैं नहीं मरूंगा। यह सोचकर मैंने तुरंत वसंत वर्षा स्किल इस्तेमाल की। जानकारी वाले पैनल पर ऊर्जा घटकर सिर्फ 50 रह गई, और उसी के बाद मुझे एक हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने बस थोड़ी सी गर्मी कम की, लेकिन आसमान में एक भी बादल नहीं था। कहीं यह सिस्टम नकली तो नहीं है? मैं तुरंत थोड़ा घबरा गया। अचानक कुछ बारिश की बूंदें इस पानी भरे गड्ढे की सतह पर गिरी, और फिर टप टप करते हुए बारिश शुरू हो गई। इतना ही नहीं, बारिश और तेज होती गई, और पल भर में मुझे बड़ी राहत महसूस हुई। यह बारिश पूरे 1 घंटे तक हुई, और इस जलकुंड का क्षेत्रफल 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया। अब देखने में इसका जल क्षेत्र कोई 7-8 वर्ग मीटर हो गया था। किसी तरह इसे एक तालाब तो कहा ही जा सकता था। मैंने जल्दी से फिर सिस्टम पैनल देखा। उस पर की लाल चेतावनी अब गायब हो चुकी थी। मैं अभी इस नई दुनिया में आया था और मेरा मन अब तक शांत नहीं हुआ था। अब जाकर आखिर थोड़ी राहत मिल सकी। तभी मुझे अचानक दूर से कंपन महसूस हुआ, और मेरी संवेदना में कुछ जंगली भैंसे मेरी ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। यहाँ इतना लंबा सूखा पड़ा था और अब अचानक बारिश हुई थी। ये जंगली भैंसे जरूर यहाँ पानी पीने आए थे। मैं तुरंत थोड़ा घबरा गया। जंगली भैंसे झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं। अगर इन कुछ भैंसों के पीछे पूरा झुंड आ गया तो डर है कि ये इस पानी को पल भर में चाटकर साफ कर देंगे। पता नहीं जल बंधन उन पर असर करेगा भी या नहीं। मुझे इन्हें पहले ही एक जबरदस्त सबक सिखाना होगा, ताकि बाकी भैंसे डर जाएं। तभी मैं बड़ी मुश्किल से जमा किए इस पानी को इनके पीकर खत्म करने से बचा पाऊंगा। जब पहली जंगली भैंस कीचड़ पार करके मेरे सामने पहुंची, उसका सामान्य भैंसों से कहीं बड़ा विशाल मुंह मेरी ओर लपका। तभी पानी में से अचानक एक जल रस्सी निकल आई, और उसने उस जंगली भैंस की गर्दन को कसकर जकड़ लिया, फिर उसे पानी के भीतर खींच लिया। अचानक हमले से भैंस बुरी तरह छटपटाने लगी, लेकिन उसकी गर्दन पर बंधन और कसता गया। ताकत भी बढ़ती गई, और भैंस की बेकार छटपटाहट उल्टे उसके शरीर को और गहराई तक कीचड़ में धंसाने लगी। आखिरकार उस जंगली भैंस का पूरा सिर पानी के भीतर खींच लिया गया। जैसे जैसे उसकी तड़प कम होती गई, पानी की सतह अंततः फिर शांत हो गई, और थोड़ी देर से पहुंची बाकी कुछ जंगली भैंसे इस अचानक हुए बदलाव से पहले ही इतनी डर गई थी कि बहुत दूर भाग गई, और भयभीत होकर इधर ही देखती रही। टिंग। होस्ट ने एक निम्न स्तरीय जंगली जानवर का वध किया। 100 ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। बधाई हो, आपने प्रथम शिकार उपलब्धि हासिल की। इनाम में 100 ऊर्जा अंक मिले। यह तो सचमुच आसमान से खुशी टपक पड़ी। अभी जल बंधन इस्तेमाल करने में खर्च हुए 50 ऊर्जा अंक घटाकर भी अब मेरे पास 200 ऊर्जा बची थी। यानी जीवों का वध करना ऊर्जा अंक पाने का एक तरीका था। दूर खड़ी अभी तक सहमी हुई उन कुछ जंगली भैंसों को देखते हुए मैं गहरी सोच में पड़ गया। इस अंतहीन बंजर मरुस्थल में पानी का बस यही एक स्रोत था। मुझे यकीन नहीं कि ये जंगली भैंसे प्यास और इस आध्यात्मिक जल के प्रलोभन को रोक पाएंगी। आखिर ये तो चलते फिरते ऊर्जा अंक थे। अगली सुबह मैंने फिर से सिस्टम पैनल खोला, और उसमें फिर बदलाव दिखा। ऊर्जा बढ़कर 500 अंक हो गई थी। पता चला कल रात वे कुछ जंगली भैंसे आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और फिर पानी पीने आ गईं, और अंत में सबकी सब मेरे हाथों मारी गईं। एक जंगली भैंस को मारने में 50 ऊर्जा अंक खर्च होते थे, लेकिन बदले में 100 ऊर्जा अंक मिलते थे। हिसाब लगाकर देखा तो फिर भी 50 अंक का फायदा था, और कई बार पक्का करने के बाद मैंने सिस्टम की एक छिपी हुई क्षमता भी खोज ली, जिन जीवों को मैं मारकर निगल जाता था
उनकी स्मृतियाँ भी मैं निगल लेता था। कल वाली उन जंगली भैंसों की यादों के जरिए मुझे इस पूरे संसार के बारे में काफी अधिक समझ मिली, और यह मेरे पुराने संसार से बहुत अलग था। यह दुनिया तो किसी आदिम प्राचीन युग जैसी लगती थी। उन जंगली भैंसों की स्मृतियों में मैंने एक ऐसे शेर को देखा जिसकी गर्दन के चारों ओर आग की एक माला थी, और पंखों वाले घोड़े भी, साथ ही जादू करने वाले मनुष्य। इससे मैं बेहद उत्साहित हो गया। इतने अद्भुत संसार में मैं जरूर कोई न कोई तरीका ढूंढ लूंगा जिससे फिर इंसानी रूप पा सकूं। मैं हमेशा के लिए एक जीव बनकर नहीं रहना चाहता था। अगर मैं उस अग्नि शेर को भी भीतर खींचकर निगल जाऊं, तो काफी ऊर्जा मिलनी चाहिए, है ना? यही सोचकर मेरे मन में एक साहसी विचार आया। जंगली भैंसों की स्मृतियों में वे उसी शेर का भोजन थी, तो वह अग्नि शेर भी निश्चित ही आसपास ही कहीं होगा। मरुस्थल अब भी उतना ही तपता हुआ था, और मुझे इस दुनिया में आए पूरा 1 सप्ताह हो चुका था। शुरुआती मौत के खतरे से बच निकलने के बाद मैंने एक रस लेकिन दिलचस्प शिकार भरी जिंदगी शुरू कर दी। हर दिन एक बार वसंत वर्षा स्किल का इस्तेमाल करता। इससे न सिर्फ मेरा आकार बढ़ा, बल्कि लगातार 7 दिनों की बारिश के बाद अब मैं सचमुच पूरी तरह एक झील कहलाने लायक हो चुका था। और वसंत वर्षा स्किल से आने वाली बारिश आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होने के कारण कुछ जल घासें और छोटी मछलियाँ, झींगे जो पहले मरने की कगार पर थे, वे भी फिर से जीवित हो उठे। बेशक यह सब मेरे लिए बस ऊपर से सोने पर सुहागा जैसा था। मेरी सबसे बड़ी कमाई यह थी कि इस आध्यात्मिक जल के आकर्षण में हर दिन जानवर यहाँ पानी पीने आते थे, और इन दिनों में मैं अब तक 20 से कम जंगली जानवर नहीं पकड़ चुका था। इनमें सबसे ज्यादा जंगली भैंसें थी। जहाँ तक छोटे जानवरों का सवाल था, मैंने उन्हें मारने का चुनाव नहीं किया। उसी रात देर से एक पूरा काला जंगली जानवर चुपचाप दबे पांव यहाँ आ पहुँचा। जैसे ही उसके पंजे झील के पास की कीचड़ पर पड़े, मैंने तुरंत ही उसकी मौजूदगी महसूस कर ली। वह एक लकड़बग्घा था, लेकिन साफ था कि वह मेरे पुराने संसार के लकड़बग्घों जैसा नहीं था, क्योंकि उसके 2 सिर थे, 4 लाल आंखें जो अंधेरी रात में बेहद साफ चमक रही थी। 2 सिर वाले लकड़बग्घे ने सावधानी से चारों ओर देखा, और जब यह यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है, तब वह मेरे करीब आया और सिर झुकाकर पानी पीने की तैयारी करने लगा। लेकिन मैं उसे भी छोड़ नहीं सकता था। अगर मैं इस 2 सिर वाले लकड़बग्घे को निगल लूं, तो सिस्टम निश्चित ही मुझे भरपूर ऊर्जा देगा। बस एक सरसराहट की आवाज हुई और मैंने जल बंधन इस्तेमाल कर दिया। साधारण जंगली जानवरों की तुलना में यह लकड़बग्घा कहीं अधिक चौकन्ना था। जैसे ही जल रस्सी पानी की सतह से बाहर निकली, वह तुरंत पीछे हट गया। लेकिन मुझे पहले ही अंदाजा था कि केवल एक बार जल बंधन से इस लकड़बग्घे को मारना संभव नहीं होगा, इसलिए मैंने एक ही बार में 5 बार जल बंधन इस्तेमाल किया। पहली जल रस्सी से लकड़बग्घा बच निकला, लेकिन बाकी कुछ उसके चारों पैरों में कसकर लिपट गईं, और लकड़बग्घा डर के मारे बेतहाशा छटपटाने लगा। लेकिन मेरी पूरी झील की ताकत से हुए इस घसीटने के सामने लकड़बग्घे का शरीर कदम दर कदम झील की ओर खिंचता चला आया। जैसे ही वह कुत्ता झील में घुसने ही वाला था, उसकी लाल आंखों से 2 लाल किरणें निकलकर पानी में जा घुसी। धड़ाम की आवाज हुई और झील में पानी उछल पड़ा। उस 2 सिर वाले कुत्ते ने यह हमला करने के बाद जैसे पूरी ताकत खो दी, और मैं उसे बिना किसी मेहनत के पानी में घसीट लाया। जहाँ तक उस हमले की बात है, उसने मुझ पर पानी उछलने के अलावा कोई खास असर नहीं डाला। टिंग, बधाई हो होस्ट, आपने जादुई दैत्य का पहला शिकार मिशन पूरा किया। एक सामान्य श्रेणी के प्रथम स्तर के जादुई दैत्य को मारा। इनाम में 1000 ऊर्जा अंक मिले। पता चला है कि होस्ट के भीतर एक विशेष पदार्थ मौजूद है। क्या उसे परिष्कृत किया जाए? मैं अभी भी 1000 ऊर्जा अंक मिलने की खुशी में डूबा हुआ था कि तभी अचानक सिस्टम ने कहा कि मेरे भीतर कोई विशेष पदार्थ है। मैंने थोड़ा सोचा और तय किया कि चलो परिष्कृत करके देखते हैं, आखिर वह क्या है। परिष्करण पूरा हुआ। होस्ट ने प्रथम स्तर के नरक कुत्ते की 2 आंखें परिष्कृत की। 500 ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। कुछ समय तक समझने और पचाने के बाद मुझे आखिरकार यह समझ में आ गया कि वह 2 सिर वाला लकड़बग्घा दरअसल नरक कुत्ता कहलाता है, और वह सामान्य श्रेणी के प्रथम स्तर के जादुई दैत्य वर्ग में आता है। और मरने से पहले लकड़बग्घे की आंखों से निकली वे 2 लाल किरणें असल में उसकी 2 नेत्रमणियां थीं। सिस्टम से मिली जानकारी के अनुसार इस दुनिया के जीव, चाहे वे जादुई दैत्य हो या मनुष्य, सबकी शक्ति के आधार पर श्रेणियां तय की गई हैं। सामान्य, अति सामान्य, दंतकथा श्रेणी और पवित्र श्रेणी। कुल 4 बड़े स्तर, और हर स्तर फिर 10 छोटे स्तरों में बटा है। यह ठीक उसी तरह है जैसे सिस्टम ने जो स्तर दिए हैं उनसे मेल खाता है। इससे ऊपर कुछ है या नहीं, यह फिलहाल पता नहीं। मैंने काफी तुलना करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि जंगली भैंसों की यादों में जो अग्निशेर था वह शायद सामान्य श्रेणी के 3रे स्तर का है, और मैं अभी सिर्फ सामान्य श्रेणी के पहले स्तर पर हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा मूल शरीर एक झील है, इसलिए लगता है कि ज्यादातर कौशल मेरे ऊपर असर ही नहीं करते। सिस्टम, मैं स्तर कैसे बढ़ाऊं?
होस्ट 2000 ऊर्जा खर्च करके दूसरे स्तर में उन्नत हो सकता है। सुरक्षा के लिए मैंने तय किया कि पहले दूसरे स्तर तक पहुंचूं, फिर उस अग्निशेर से निपटूं। उन्नति करो, मैंने आदेश दिया। एक झटके जैसी हलचल के बाद झील चारों ओर से धुंध में घिर गई। आधी घड़ी बाद धुंध छंटी और झील फिर दिखाई दी, लेकिन उसका क्षेत्रफल 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ चुका था और पानी में हरी हरी जलघासें भी दिखाई दे रही थी, साथ ही इधर उधर तैरती मछलियाँ और झींगे भी। उन्नति सफल रही। बधाई हो होस्ट, आपको नया कौशल मिला है, स्तर 1 जल बाण कला। इस उन्नति के बाद मेरे पास सिर्फ 500 ऊर्जा अंक बचे, लेकिन मेरा आकार फिर से बढ़ गया और मुझे एक नया आक्रमण कौशल भी मिला। इतना ही नहीं, मेरे भीतर की वनस्पतियों, मछलियों और झींगों को भी लाभ हुआ। जल बाण कला ने उनकी बढ़त तेज कर दी। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, जल बाण कला पानी के तीर बनाकर दुश्मन पर हमला कर सकती है। हर एक जल बाण के लिए 100 ऊर्जा अंक खर्च होते हैं। एक बार में अधिकतम 20 जल बाण बनाए जा सकते हैं और झील का आकार जितना बड़ा होगा, उतने ही अधिक जल बाण एक साथ बनाए जा सकेंगे। यह खबर देखकर मैं थोड़ा उलझ गया। मौजूदा ऊर्जा के हिसाब से मैं सिर्फ 5 बार जल बाण कला का उपयोग कर सकता था, लेकिन अब जबकि मेरे पास नया आक्रमण कौशल था, मुझे भरोसा हो गया कि मैं उस अग्निशेर को मार सकता हूँ। मुझे यकीन था कि तब सिस्टम भी मुझे भरपूर इनाम देगा। जंगली भैंसों की यादों में उस अग्निशेर का मुख्य शिकार वही जंगली भैंसें थीं। लेकिन पिछले कुछ समय में मेरी ओर से की गई बड़े पैमाने की हत्या के कारण इन दिनों बहुत कम जंगली भैंसें पानी पीने आती थीं। इसलिए मुझे कोई तरीका सोचना था जिससे काफी बड़ी संख्या में भैंसें इकट्ठी हों। तभी उस अग्निशेर को यहाँ फुसलाकर लाया जा सकता था। अगले दिन सांझ के समय मैंने फिर एक बार वसंत वर्षा कौशल का इस्तेमाल किया, क्योंकि केवल इस तरह की व्यापक वर्षा ही इतना बड़ा आकर्षण पैदा कर सकती थी कि जंगली भैंसें पानी पीने यहाँ आए। और सचमुच जैसे ही रात उतरनी शुरू हुई, कुछ जंगली भैंसें बहुत सावधानी से दौड़ती हुई आईं और झील के किनारे कई बार टटोलकर देखने लगी। जब उन्हें कोई असामान्य बात नहीं दिखी तो वे बड़े बड़े घूंट भरकर पानी पीने लगी। अब मेरे मौजूदा आकार को देखते हुए इतना सा पानी देने में मुझे कंजूसी करने की जरूरत नहीं थी। अग्निशेर को लुभाने के लिए मैंने धैर्य रखा और बिल्कुल भी हरकत नहीं की। तीसरे दिन तक झील के आसपास इकट्ठा होने वाले जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, यहाँ तक कि कुछ जल पक्षी भी आ गए जो झील में शरारत से खेल रहे थे। मैं अभी भी धैर्य के साथ इंतजार कर रहा था। मुझे ऐसा भ्रम पैदा करना था कि यहाँ कोई खतरा ही नहीं है। जब आसपास के सारे जानवर यहाँ पानी पीने आएंगे तो अग्निशेर को भी शिकार के लिए यहीं आना पड़ेगा। और शायद इस आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे झील के पानी को पीने की वजह से झील किनारे के जानवर और भी ज्यादा जीवंत और चेतन लगने लगे थे, मानो सुगंधित और स्वादिष्ट मोटे मोटे मांस के टुकड़े हों जो अग्निशेर के आकर चखने का इंतजार कर रहे हों। मैं लगातार 2 दिन तक इंतजार करता रहा, फिर भी अग्निशेर की परछाई तक दिखाई नहीं दी। झील किनारे बेहिचक नहाती हुई उन कुछ जंगली भैंसों को देखकर मेरा तो खुद ही उन पर हाथ डाल देने का मन होने लगा। आखिर चौथे दिन दूर से अग्निशेर मेरी संवेदना में प्रकट हुआ। आखिरकार आ ही गया। उत्साह से मेरी झील की सतह पर लहरें उठने लगी और उस अग्निशेर को धीरे धीरे पास आते देखते हुए मैं थोड़ा घबरा गया। आखिर यह पहली बार था जब मैं तीसरे स्तर के जादुई दैत्य का शिकार करने जा रहा था और यह अग्निशेर पहली नजर में ही असाधारण लग रहा था। कामयाबी मिलेगी या नहीं, सच कहूँ तो मुझे खुद भी पक्का भरोसा नहीं था। जब अग्निशेर झील से लगभग 500 मीटर दूर था, तभी झील किनारे मौजूद जानवरों को होश आया और वे भागने की तैयारी करने लगे। खासकर झील में खेलती हुई वे कुछ जंगली भैंसें जो घबराकर किनारे चढ़कर भागना चाहती थी। और मैंने पानी की धारा को नियंत्रित करके झील की तह में एक गुप्त भंवर जैसा बहाव बना दिया जो उनमें से एक जंगली भैंस को लगातार किनारे चढ़ने से रोकता रहा। हुश की आवाज के साथ अग्निशेर झील किनारे पहुंच चुका था और उसने एक ही झपट्टे में जंगली भैंस की गर्दन दबोच ली। तुरंत ही खून की वजह से झील का बड़ा हिस्सा लाल हो गया। भैंस कुछ ही झटकों के बाद प्राण छोड़ बैठी। जैसे ही अग्निशेर भैंस को छोड़ने वाला था, मैंने जल बंधन का इस्तेमाल किया। पानी की 3 रस्सियां झील से निकलकर अग्निशेर की ओर लपकी। अग्निशेर चौंक उठा, लेकिन उसने चालाकी से भैंस की लाश ही उन जल रस्सियों की ओर उछाल दी। हालांकि वे जल रस्सियां मेरी चेतना के नियंत्रण में थीं और बेहद फुर्तीली थीं। वे सीधे एक झटके से भैंस को चकमा देकर निकल गयीं और लगातार अग्निशेर की ओर लिपटने बढ़ी। अग्निशेर ने अपना विशाल मुंह खोला और आग का एक गोला बाहर फेंका, जिसने एक जल रस्सी से टकराकर उसे सीधे भाप बना दिया, जबकि बाकी 2 जल रस्सियां अग्निशेर की गर्दन पर कसकर लिपट गईं और इसी के साथ एक जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई। यह अग्निशेर सचमुच असाधारण निकला। अकेले अपनी ताकत से वह पूरी झील के बराबर टक्कर दे रहा था और उसकी गर्दन के चारों ओर की अग्निमाला लगातार फैलती जा रही थी। देखते ही देखते उसकी गर्दन पर लिपटी जल रस्सियां भी आग में नष्ट होने वाली थी। स्विश 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 की 3 आवाजों के साथ पानी से फिर 3 जल बाण निकल पड़े।
जिनमें पहला सीधा अग्निशेर के माथे की ओर दागा गया और बाकी 2 उसके पीछे पीछे चले। अग्निशेर ने जोर से दहाड़ लगाई और अपने मुंह से आग का एक बादल उगल दिया। वह अग्नि बादल बहुत तेज नहीं था, लेकिन वह उसके सामने जमा हो गया। पहला जल बाण उसमें घुसा और जल्दी ही भाप बनकर खत्म हो गया। दूसरा भी उसके भीतर जा घुसा। अग्नि बादल जोर से कांपा, लेकिन फिर भी गायब नहीं हुआ। मेरा दिल कस गया और तभी मैंने तीसरे जल बाण को एकदम आखिरी क्षण में उसकी दिशा बदलकर अग्नि बादल को घुमाते हुए पार कराया और ऊपर से सीधा नीचे दाग दिया। अग्निशेर की दर्द भरी चीख के बीच जल बाण गायब हो गया और अग्निशेर के सिर में एक बड़ा छेद हो गया, जिससे लगातार खून फूट फूट कर बाहर बह रहा था। मैंने जल रस्सियों को नियंत्रित किया और उसे घसीटकर झील के भीतर ले आया। झील की सतह धीरे धीरे फिर शांत हो गई। सिर्फ कीचड़ पर बचा हुआ खून का एक धब्बा ही यह साबित कर रहा था कि यहाँ अभी थोड़ी देर पहले भयंकर लड़ाई हुई थी। इस बार का यह शिकार मेरी बची हुई सारी ऊर्जा खा गया। कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह खाली हो चुका था। अच्छी बात यह रही कि आखिरकार मैंने इस तीसरे स्तर के अग्निशेर को निगल लिया। टिंग, बधाई हो होस्ट, आपने सामान्य श्रेणी के तीसरे स्तर के अग्निशेर को निगला। 3000 ऊर्जा अंक प्राप्त हुए। असामान्य ऊर्जा पाई गई, क्या उसे परिष्कृत किया जाए? परिष्कृत करो। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद यह उसी अग्निशेर की गर्दन के चारों ओर घूमती हुई आग की माला होगी। अग्निशेर की ज्वाला का परिष्करण। होस्ट की अग्नि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी। मेरा मूल शरीर तो पानी है, इसलिए मेरा एकमात्र स्वाभाविक दुश्मन आग ही कही जा सकती है। यह मैंने सोचा भी नहीं था कि सिस्टम आग को परिष्कृत करके मेरी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा सकता है। आगे अगर इससे भी उच्च स्तर की ज्वालाएं परिष्कृत करूं, तो शायद एक दिन आसमान की सूरज को भी निगल सकूं। इस बार की यह लुभाकर की गई हत्या पूरी तरह सफल रही। एक ही बार में 3000 ऊर्जा अंक मिल गए। मैंने बैठकर थोड़ा हिसाब लगाया। अब तक की जानकारी के अनुसार ऊर्जा पाने के प्रभावी तरीके यही थे: जीवों का शिकार करके उन्हें निगलना और विशेष पदार्थों या ऊर्जाओं को परिष्कृत करना, और यह सब कौशलों पर निर्भर करता था। फिलहाल मेरे पास जो वसंत वर्षा कौशल था, वह मेरे आकार को बढ़ाने वाला बुनियादी कौशल था, जबकि जल बंधन और जल बाण कला मेरे मुख्य आक्रमण कौशल थे। सिस्टम, मैं कौशलों को उन्नत करना चाहता हूँ। 500 ऊर्जा खर्च करके वसंत वर्षा और जल बंधन को उन्नत किया जा सकता है और 1000 ऊर्जा खर्च करके जल बाण कला को उन्नत किया जा सकता है। उन्नति की कीमत सचमुच बहुत भारी थी, और यह तो अभी सिर्फ पहले स्तर से दूसरे स्तर तक जाने की लागत थी। तो साफ था कि आगे के स्तरों पर उन्नति के लिए और भी ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे और ज्यादा ताकतवर जीवों का शिकार करके अधिक ऊर्जा हासिल करनी थी, तो कौशल उन्नत करना भी जरूरी था। इसलिए मैंने बिना किसी झिझक के सब कुछ उन्नत करने का फैसला किया। एक ही बार में 2000 ऊर्जा खर्च हो गई। उसके बाद मैं देखना चाहता था कि दूसरे स्तर के कौशलों में क्या खास बात है, इसलिए मैंने फिर से वसंत वर्षा का इस्तेमाल किया। इस बार के वसंत वर्षा कौशल में सीधे 100 ऊर्जा खर्च हुई और उसका प्रभाव भी कहीं ज्यादा प्रचंड था। मूसलाधार बारिश कई घंटों तक होती रही और मैं साफ महसूस कर पा रहा था कि पानी में पहले से कहीं अधिक आध्यात्मिक शक्ति भरी हुई थी। हालांकि बारिश बहुत तेज थी, फिर भी मुझे लगा कि मेरा आकार उतना नहीं बढ़ रहा था जितना मैंने सोचा था। मैंने अपनी देह के हर हिस्से को ध्यान लगाकर महसूस किया और आखिरकार मुझे गड़बड़ी का कारण मिल गया। कुछ दूर कीचड़ में न जाने कहां से बहकर आया हुआ एक बीज पड़ा था और वह पागलों की तरह इस आध्यात्मिक वर्षा को सोख रहा था। उसके आसपास गिरने वाला लगभग सारा पानी वही अपने भीतर खींच लेता था। अरे, यह तो मुझसे पानी छीन रहा है। मैं भी देखता हूँ आखिर यह किस जाति का जीव है। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया और जिज्ञासा भी हुई। मैंने जानबूझकर झील के पानी का एक हिस्सा नियंत्रित करके उस बीज की ओर बहा दिया। लगभग 15 मिनट तक ऐसा चलता रहा, तब जाकर उस बीज ने पानी सोखना बंद किया। मूंगफली के दाने जितना छोटा एक बीज मेरी ओर से 15 मिनट तक दिया गया पानी सोख गया। यह बात सचमुच अविश्वसनीय थी और मेरी संवेदना में वह बीज मानो पानी पीकर तृप्त हो गया हो। उसने अपना शरीर हिलाया और एक हरी कॉम्पल बाहर निकाली। उस कॉम्पल पर 2 पत्तियां थी जो दाएं बाएं हिलकर टटोलने लगी और फिर वह तेजी से बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में जो अभी तक सिर्फ एक बीज था, वह जल्दी ही 1 मीटर से ऊंचे पेड़ में बदल गया। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कीचड़ के नीचे उसकी जड़ें 2 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी, जो उलझती बढ़ती मेरी तरफ फैल रही थी। बड़ा ही लालची निकला। मैंने तुरंत एक बार जलबाण कला का इस्तेमाल किया और अभी अभी उगे उसके तने पर निशाना साधा। धड़ाम की आवाज हुई और तना टूटकर गिर पड़ा। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे दिमाग में भूतों के रोने और भेड़ियों के चिल्लाने जैसी आवाज गूंज उठी हो, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उसी के साथ कीचड़ के नीचे तेजी से फैल रही जड़ें भी रुक गयीं। बधाई हो होस्ट, आपने उत्परिवर्तित भूत कांटा वृक्ष से संपर्क स्थापित कर लिया है।
कृपया चुनें। इसके साथ सहजीवी संबंध स्थापित करना है या भूतकांटा वृक्ष को दास बनाना है। यह सुविधा भी है। यह बात सचमुच मेरी उम्मीद से बाहर थी। थोड़ा सोचने के बाद, भूतकांटा वृक्ष मूल रूप से मरुस्थल में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ था, लेकिन यह भूतकांटा वृक्ष उत्परिवर्तित हो चुका था और इसमें रक्त तथा आत्माओं को निगलकर खुद को शक्तिशाली बनाने की भयानक क्षमता थी। पहले जब मैं दूसरे जीवों का शिकार कर रहा था, तब भूतकांटा वृक्ष का बीज चुपके चुपके उनका रक्त और आत्माएं सोख रहा था। अब आध्यात्मिक वर्षा से सिंचित होने के बाद वह आखिरकार उगाया। सिस्टम के संकेत पर मैंने इस उत्परिवर्तित भूतकांटा वृक्ष के साथ सहजीवी संबंध चुन लिया। इस समय मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी जितना हो सके उतने जीवों का शिकार करना और ऊर्जा जुटाकर स्तर बढ़ाना। और जीवों का रक्त तथा आत्मा मेरे लिए किसी काम की नहीं थी, लेकिन यही दोनों चीजें इस उत्परिवर्तित भूतकांटा वृक्ष को चाहिए थी। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर सकते थे और जल्द ही मेरी मदद से यह भूतकांटा वृक्ष निश्चित ही एक भयानक अस्तित्व बन जाएगा। टिंग, सहजीवन सफल। बधाई हो होस्ट, आपको सहजीवी जीव उत्परिवर्तित भूतकांटा वृक्ष प्राप्त हुआ। होस्ट को 2000 ऊर्जा अंक का इनाम मिला और नया कौशल भी प्राप्त हुआ, आत्मा संचार, जिसके माध्यम से किसी भी आत्मा वाले जीव के साथ सीधे आत्मिक संवाद किया जा सकता है। जब मैंने फिर से सिस्टम पैनल की ओर देखा तो उसमें कुछ बदलाव हो चुके थे। मेरी जानकारी के पास एक नया खंड जुड़ गया था। जीव, उत्परिवर्तित भूतकांटा वृक्ष, स्तर, सामान्य श्रेणी, द्वितीय स्तर, होस्ट, चू चेन, कौशल, भूतकांटा, रक्त भक्षण, आत्मा भक्षण। ध्यान दें, उत्परिवर्तित भूतकांटा वृक्ष की बुद्धि बहुत तेजी से बढ़ती है। यह अत्यंत दुष्ट स्वभाव का है। कृपया इस पर कड़ा नियंत्रण रखें। अभी अभी जन्म लेते ही यह मेरे बराबर के स्तर पर पहुंच गया। सचमुच बड़ा विकृत किस्म का था। जहां तक सिस्टम की चेतावनी की बात है, मुझे इसकी खास चिंता नहीं थी, क्योंकि सहजीवी संबंध वाले जीव अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं करते। और जहां तक इसके दुष्ट या भले होने की बात है, ऐसी क्रूर परिस्थितियों में भलमनसाहत की कोई कीमत नहीं होती। अभी हुई उस लड़ाई के बाद वे सारे जंगली जानवर बहुत दूर भाग चुके थे। अंदाजा था कि काफी समय तक वे लौटने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए मैं बस पानी का एक हिस्सा नियंत्रित करके भूतकांटा वृक्ष की सिंचाई कर सकता था। भूतकांटा वृक्ष द्वारा एक और भयानक जल शोषण के बाद उसका वह तना जो पहले मेरे एक जल बांध से टूट गया था, फिर से उगना शुरू हो गया। अभी मुझे 2000 ऊर्जा अंक मिले थे, तो अब कंजूसी की जरूरत नहीं थी। मैंने सीधे 1000 ऊर्जा वर्षा कराने में खर्च कर दी। इस बार मैंने जानबूझकर वर्षा के क्षेत्र को सीमित नहीं किया। पूरी झील के मूल स्थान पर आध्यात्मिक शक्ति से भरी बारिश होने लगी। टप टप गिरती यह बारिश रुक रुक कर पूरे एक सप्ताह तक चलती रही। बहुत से पेड़ जो पहले सूखकर मर चुके थे फिर से जीवित हो उठे और दूर दूर पड़े कुछ बीजों में भी नई कोपलें फूट आईं। इस मृत मरुस्थल के बीच जहाँ मैं था, वहाँ एकमात्र हरा भरा नखलिस्तान बन गया। इस तरह का बिल्कुल अलग वातावरण कई जीवों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। जो जानवर पहले उस हत्याकांड के साक्षी रह चुके थे, वे अब भी दूर खड़ी चिंता में डूबे लालच का प्रतिरोध कर रहे थे, जबकि कुछ और दूर से आए जानवर खुशी से झूमते हुए मेरे पास आने लगे। लेकिन अब मेरे लिए उन साधारण जंगली जानवरों का शिकार करना कोई खास मायने नहीं रखता था। सिर्फ जादुई दैत्य ही मुझे अधिक लाभ दे सकते थे। इसलिए मैंने भूतकांटा वृक्ष को भी सख्त आदेश दिया कि वह हाथ न डाले। मैं इस जगह को जीवन के एक नखलिस्तान में बदलना चाहता था, ताकि और भी शक्तिशाली अस्तित्व यहाँ खींचे चले आएं। उस दिन मैं शांत लहरों के साथ आराम से डोल रहा था और इस दुनिया की विचित्रताओं को देख रहा था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि यह ऊर्जा अत्यंत तेज गति से मेरी ओर बढ़ रही है और कुछ ही देर में झील के किनारे आ पहुंची। झील के किनारे पानी पीते और खेलते जानवर एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाए। जब तक कि धमाके की तेज आवाज नहीं हुई, तब सब घबराकर चारों दिशाओं में भाग गए, जबकि मैं इसके उलट और भी खुश हो उठा। अगर मेरे बस में होता तो शायद मैं खुशी से चिल्ला पड़ता। आखिरकार इंसान दिखाई दिए। जो आया था उसकी उम्र लगभग 30-40 साल के बीच लग रही थी। उसके हाथ में एक जादूगर की छड़ी भी थी और ध्यान से देखने पर पता चलता कि उसके शरीर पर सिर्फ हड्डियां ही बाहर उजागर रह गई थी, जबकि दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति सामान्य वयस्क मनुष्य से थोड़ा छोटा कद का था। उसकी पीठ के पंख और हाथ में पकड़ा धनुष बाण यह साफ बता रहे थे कि वह मानव जाति का नहीं बल्कि एक एल्फ है। कुरुस, तुमने एल्फों के जंगल में घुसपैठ की है। मैं राजा के नाम पर तुम्हें मृत्यु का दंड देता हूँ। सामने वाला जादूगर, जिसका नाम कुरुस था, मानो किसी बड़े शत्रु के सामने आ खड़ा हुआ हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ की छड़ी उसके सीने के सामने तैरने लगी और उसके मुंह से मंत्रोच्चार होने लगा। तभी देखा कि हड्डियों से बनी उस छड़ी का पिछला सिरा अचानक उसके अपने सीने में धंस गया। कुरुस के चेहरे पर पीड़ा और संघर्ष की झलक उभरी और उसका रक्त छड़ी के सहारे ऊपर लगी काली मणि की ओर बहने लगा।
वह मणि धीरे धीरे रक्तवर्ण हो गई। निषिद्ध काला जादू। कुरुस, तुम्हारी यह हिम्मत। कुरुस ने बहुत जल्दी मंत्रोच्चार पूरा कर लिया और उसने ग्रांडी की एल्फी तलवार पर चमकती हरी रोशनी को पूरी तरह दबा दिया। धुंधली सी लाल आभा के भीतर एक विशाल दरांती उभरती हुई दिखाई दी, जो ग्रांडी की ओर काटते हुए बढ़ी। ग्रांडी पीछे नहीं हटा, बल्कि वह मृत्यु को भी तुच्छ समझने वाले भाव में खड़ा रहा। उसकी पीठ के पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे। अगले ही पल ग्रांडी की आकृति गायब हो गई और एक ही सांस जितने समय में वह 100 मीटर पीछे हट चुका था। पीला विशाल बाण और लाल दरांती आपस में टकराए, लेकिन अपेक्षा के अनुसार कोई धरती हिला देने वाली आवाज नहीं हुई। विशाल बाण ने बस कसकर रोका और कुछ ही क्षणों में वह नष्ट हो गया, जबकि इस समय ग्रांडी बिना पीछे देखे आगे भाग रहा था, उम्मीद में कि वह लाल दरांती की मृत्यु फसल से बच निकले। ग्रांडी को चीखने का भी मौका नहीं मिला। उसका सुंदर सिर एक ओर जा गिरा और उसका शरीर जड़त्व के कारण कुछ दूर तक और भागता चला गया। यह दृश्य देखकर कुरुस भी आखिरकार खड़ा रहने की ताकत खो बैठा और धम से जमीन पर बैठ गया। मैं एक और चुपचाप देख रहा था। जरा सी भी आहट निकालने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि कहीं कोई मुझे देख न ले, क्योंकि मेरी संवेदना में अभी भी एक भयानक अस्तित्व मौजूद था जो गायब नहीं हुआ था। और सच ही, ग्रांडी की जान लेने के बाद वह मृत्यु दरांती गायब नहीं हुई, बल्कि उसकी धार पर एक आंख प्रकट हो गई। शीतलता, भय, मृत्यु, यह वे शब्द थे जिन्हें उस आंख को देखने वाला कोई भी जीव सोचे बिना नहीं रह सकता था। इस समय कुरुस आसमान में तैरती उस रक्तवर्ण दरांती को आतंकित होकर देख रहा था। उसका मुंह खुला था, लेकिन उससे एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। एक झटके में दरांती गायब हो गई और कुरुस का सिर भी धड़ से अलग हो गया और ग्रांडी की लाश से एक पीली रोशनी निकली, जो सीधे शून्य को चीरती हुई गायब हो गई। मंजर इतनी तेजी से बदला कि मैं यह सब देखकर एकदम स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर की तंद्रा टूटने के बाद मैंने 2 बार जल बंधन का उपयोग किया और दूर पड़े कुरुस और ग्रांडी की लाशों को, साथ ही उनके धनुष बाण और जादुई छड़ी को भी पानी में खींच लिया। कौन सोच सकता था कि इस छोटी सी झील में भी कुछ छिपा हुआ है। मैं तुरंत चौंक उठा। साफ था कि अब कोई जीवित आभा महसूस नहीं हो रही थी, तो यह आवाज कुरुस की थी। क्या वह सचमुच मरा नहीं था? और सच ही, कुरुस की टूटी फूटी लाश के भीतर से एक ऐसा छोटा सा कुरुस बाहर निकला, जो अब इंसान जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। नीच चूहे, मैं महान मृत्यु देव का सेवक हूँ। तूने मेरी लाश को छूने की हिम्मत कैसे की? वाकई ये मरे हुओं के जादूगर बड़े धूर्त होते हैं। आत्माओं को नियंत्रित करना ही इनकी सबसे बड़ी कला है। यह निषिद्ध जादू इस्तेमाल करने के बाद भी अपनी आत्मा को नष्ट होने से बचा सका, लेकिन उसके इधर उधर घबराकर देखने के अंदाज से साफ था कि कुरुस मेरी मौजूदगी भाप नहीं सकता था। आत्मा का शरीर हूँ। अब भूत कांटा वृक्ष का असर आजमाने का समय आ गया। चू चेन तनिक भी नहीं डरा। अगर कुरुस अपनी पूरी ताकत में होता तो शायद चू चेन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन अब जबकि कुरुस के पास सिर्फ आत्मिक शरीर बचा था, चू चेन और खास तौर पर आत्माओं को निगलने वाले भूत कांटा वृक्ष के सामने वह मानो स्वादिष्ट मेमना बन गया था। भूत कांटा वृक्ष की डालियां और पत्तियां हिल रही थी। वह तो अब खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। मरे हुओं के जादूगर की आत्मा, कितना स्वादिष्ट भोजन। जैसे ही उसे चू चेन से हमला करने का आदेश मिला, भूत कांटा वृक्ष के तने से निकले कई काले नुकीले कांटे अचानक झील के ऊपर खड़े कुरुस की ओर जा धंसे। कुरुस बचने तक का मौका न पा सका। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पीछे खड़ा यह नन्हा सा पौधा भी उस पर हमला करेगा। वो सीधे सारे कांटों से जा भेदा गया। धिक्कार है, नीच चूहे। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने देवता की मूर्ति के सामने रखकर धीरे धीरे जलाऊंगा। कुरुस के मुंह से दर्द भरी चीखें निकलने लगी। उसकी आत्मा से बना शरीर लगातार तरह तरह के आकारों में बदल रहा था। साफ था कि उसे भारी चोट पहुंची थी। धमाके के साथ भूत कांटा फट पड़ा और कुरुस की आत्मा को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। एक शक्तिशाली मरे हुओं का जादूगर, जो पवित्र प्रकाश मंदिर के पीछा करने से बच निकला था और जिसने पृथ्वी एल्फ उत्तराधिकारी वाले एल्फ राजवंश के सदस्य को मार डाला था, अब चू चेन के सहजीवी जीव इस उत्परिवर्तित भूत कांटा वृक्ष द्वारा बिना किसी मेहनत के पूरी तरह मिटा दिया गया। भूत कांटा वृक्ष बेसब्री से अपनी एक जड़ आगे बढ़ा लाया। चू चेन ने उसे रक्त सोखने दिया, लेकिन फिलहाल उसे आत्मा निगलने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसे पहले सिस्टम के जरिए उन दोनों की स्मृतियां निकालनी थी और सिस्टम द्वारा स्मृतियां निकाले जाने के बाद आत्मा और भी शुद्ध हो जाती थी, जिससे भूत कांटा वृक्ष के लिए उसे निगलना आसान हो जाता था। टिंग, बधाई हो होस्ट, आपको एक अतीन्द्रिय स्तर 3 के एल्फ राजवंश के सदस्य का शव मिला। इनाम में 2000 ऊर्जा अंक। टिंग, बधाई हो होस्ट, आपको एक अतीन्द्रिय स्तर 2 के अंधकारमय जादूगर का शव मिला। इनाम में 1000 ऊर्जा अंक। टिंग, विशेष पदार्थ पाए गए, ड्रैगन अस्थिदंड और एल्फ धनुष बाण।
क्या इन्हें परिष्कृत किया जाए? टिंग, परिष्करण सफल। 1000 ऊर्जा अंकों का इनाम प्राप्त हुआ। सिर्फ लाशें उठा लेने भर से इतनी भरपूर प्राप्ति होगी, यह चू चेन ने सोचा भी नहीं था। क्या इसका मतलब यह नहीं कि जब तक मैं जीवों की शव हासिल कर सकता हूँ, तब तक मैं ऊर्जा प्राप्त कर सकता हूँ? अगर ऐसा है तो बात काफी आसान हो जाएगी। चू चेन के मन में एक और भी बड़ा विचार उभरा। अगर वह सफल हो गया तो निश्चित ही उसे तेजी से ऊर्जा जुटाने में मदद मिलेगी। कुछ देर आत्मसात करने के बाद चू चेन को आखिर इस दुनिया की और भी साफ समझ होने लगी। इस जादूगर और एल्फ की स्मृतियाँ उन जंगली जानवरों और जादुई दैत्यों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध थी, इसलिए दुनिया की समझ भी ज्यादा पूर्ण थी। यह एक संसार था जिसे देव दानव महाद्वीप कहा जाता था। यह बहुत अराजकता थी, तरह तरह के जीव रहते थे और उनसे जटिल शक्ति संतुलन भी बना हुआ था। इन सब में सबसे शक्तिशाली था पवित्र प्रकाश मंदिर। वे प्रकाश देवता की उपासना करते थे और मानते थे कि सभी जीव सदैव प्रकाश के भीतर ही जीवन बिताएं। जबकि कुरुस जिस जादू मंदिर से था, वे मृत्यु देवता की उपासना करते थे और मानते थे कि केवल मृत्यु के माध्यम से ही अमृतत्व पाया जा सकता है। ग्रांडी का एल्फ कुल भी शक्तिशाली जातियों में से एक था। बस वे लंबे समय से एल्फ वन में ही रहते आए थे और बहुत कम बाहर निकलते थे और न ही किसी को वहां प्रवेश करने देते थे, वरना उसका अंतहीन पीछा करके वध किया जाता था। कुरुस को प्रकाश मंदिर के जादूगरों ने इतना खदेड़ दिया था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी मजबूर होकर वह एल्फ वन में घुसा, लेकिन फिर भी ग्रांडी ने उसे ढूंढ निकाला और पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचा। कुरुस ने अंत में जो जादू इस्तेमाल किया वह बलिदानी अंधकार जादू था, जो निषिद्ध जादू की श्रेणी में आता था। एक बार इसका उपयोग हो जाए तो इसकी शक्ति भयानक होती है, लेकिन उपयोगकर्ता को अपनी ही जान भी चढ़ानी पड़ती है। इसी कारण चाहे प्रकाश के जादूगर हों या अंधकार के जादूगर, बहुत कम लोग इस जादू का उपयोग करते हैं। सिर्फ वे पागल लोग जो मृत्यु के दास बन चुके होते हैं इसी तरह का जादू इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश मंदिर के महाधर्माध्यक्ष फोलुन ने ऐसा कहा था चू चेन के लिए। यह दुनिया अब भी असंख्य अनजानी बातों से भरी थी और वह सचमुच अभी बहुत कमजोर था। अगर क्रूस को निषिद्ध जादू इस्तेमाल करने पर मजबूर न किया गया होता, और आखिर में दोनों लगभग एक दूसरे के साथ नष्ट न हुए होते, तो चू चेन की मौजूदा ताकत से शायद वह उनमें से एक को भी नहीं संभाल पाता। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, चू चेन ने गहरी सांस लेकर कहा। और ये तो बस एक मरे हुओं का जादूगर और एक एल्फ राजवंश का सदस्य था, तो उससे भी अधिक शक्तिशाली प्रकाश मंदिर के महाधर्माध्यक्ष और एल्फ राजा, यहाँ तक कि उससे भी भयानक प्रकाश देवता और मृत्यु देवता कितने शक्तिशाली होंगे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि चू चेन के पास सिस्टम था। उसे विश्वास था कि एक दिन वह भी देवताओं की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। इस बार तो उसने लगभग बिना मेहनत किए 4000 ऊर्जा अंक पा लिए, जो अगले उन्नयन के लिए बिल्कुल पर्याप्त थे। सिस्टम, मैं उन्नति करना चाहता हूँ। टिंग, 4000 ऊर्जा अंक काट लिए गए। बधाई हो होस्ट, आप स्तर 3 की झील बन गई। अब तक शांत झील का पानी अचानक उथल पुथल करने लगा। शांत पड़ी झील की सतह एक बार फिर मथने लगी और चू चेन का आकार फिर से बढ़ गया। अब वह पूरी तरह सूखने से पहले वाली झील के रूप में लौट आया था। 800 मीटर के दायरे तक सब कुछ पानी के भीतर आ चुका था। अब जाकर कुछ रौब दिखाई देने लगा। चू चेन अपनी मौजूदा अवस्था से काफी संतुष्ट था। शुरुआत के उस छोटे जलकुंड की तुलना में अब वह सचमुच एक बड़ी झील कहलाने लायक था, लेकिन इस अनंत मरुस्थल की तुलना में वह अब भी कुछ खास नहीं था। और इस दुनिया के ज्ञात सबसे शक्तिशाली लोग जैसे प्रकाश मंदिर के महाधर्माध्यक्ष और एल्फ राजा, दोनों ही पवित्र श्रेणी के अस्तित्व थे। कुरुस और ग्रांडी की स्मृतियों में कहीं भी स्पष्ट रूप से यह नहीं था कि उनके कहे देवता किस श्रेणी के हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि देवता सचमुच मौजूद हैं। चू चेन ने अंदाजा लगाया कि शायद कुरुस और ग्रांडी का अपना स्तर अभी इतना ऊंचा नहीं था। कुरुस तो बस अतीन्द्रिय श्रेणी का दूसरा स्तर था और ग्रांडी भी सिर्फ अतीन्द्रिय श्रेणी का तीसरा स्तर। एक न एक दिन मैं भी देवताओं जैसा अस्तित्व बनूंगा और असंख्य लोग मेरा आदर और गुणगान करेंगे। चू चेन अपने ऊपर पूरा भरोसा रखता था। जब इस अद्भुत परलोक जगत में आ ही गया हूँ, तो सबसे ऊंचे शिखर तक पहुँचे बिना लौटना, क्या यह एक यात्री पुनर्जन्मी की पहचान को व्यर्थ करना नहीं होगा? छठा अध्याय, प्रकाश मंदिर और एल्फ जाति की साजिश। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे होने के कारण झील में पहले जहाँ बस थोड़ी सी बची हुई मछलियाँ और झींगे थे, अब वहाँ प्रजनन होकर एक पूरा मछलियों का झुंड बन चुका था, जिसकी संख्या 100 से भी अधिक थी। अचानक भूत काउंटा वृक्ष की ओर से एक आत्मिक तरंग आई। चू चेन ने सिस्टम पैनल देखा। जीव, उत्परिवर्तित भूत काउंटा वृक्ष, स्तर सामान्य श्रेणी तृतीय स्तर। होस्ट चू चेन, कौशल भूत कांटा। लगता था कि कुरुस और ग्रांडी की आत्माओं ने उसे काफी लाभ पहुंचाया था। स्वामी, मुझे भूख लगी है। भूत कांटा वृक्ष की कच्ची सी आवाज चू चेन की चेतना में गूंज उठी।
यह भूत कांटा वृक्ष अब सीधे उससे बातचीत कर सकता था और यही तो चू चेन चाहता भी था। हर दिन बस वही अकेला, बात करने तक के लिए कोई नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहता तो शायद चू चेन देवता बनने से पहले ही पागल हो जाता। समय काटने के लिए चू चेन भूत कांटा वृक्ष को छेड़ते हुए उससे बोलने की कसरत करवाता था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पिता अभी बोलना सीख रहे बेटे के साथ करता है। महाद्वीप के पूर्वी छोर पर एक घना हरा भरा आदिम वन फैला हुआ था, जो मानो हरे रंग के अथाह समुद्र जैसा लगता था। यही था एल्फों का निवास, एल्फ वन, और यही इस महाद्वीप के 3 महान निषिद्ध स्थलों में से एक था। इसे निषिद्ध क्षेत्र कहने का कारण सिर्फ यह नहीं था कि एल्फ जाति शक्तिशाली और बाहरी लोगों से घृणा करने वाली थी, बल्कि वहाँ एल्फों द्वारा पाले गए तरह तरह के जादुई दैत्य ही इतने भयावह थे कि बस वही काफी थे। और यह भी कहा जाता था कि पूरा एल्फ वन भ्रम जालों से भरा हुआ है। एल्फ राजवंश के अलावा कोई भी जीव उसके भीतर जाकर रास्ता भटक जाता है और अंत में किसी न किसी दुर्घटना में मर जाता है। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक आकाश को छूता हुआ विशाल प्राचीन वृक्ष था, जिसकी शाखाएं और पत्तियां सूरज तक को ढक देती थीं। यही था एल्फ जाति का प्राकृतिक देव वृक्ष, उनका आस्था चिन्ह। हर एल्फ राजवंशीय व्यक्ति के लिए उस प्राकृतिक देव वृक्ष के नीचे दफन होना महानतम सम्मान माना जाता था, और देव वृक्ष के आसपास के पेड़ भी सामान्य पेड़ों से कहीं अधिक विशाल थे। हर पेड़ पर खूबसूरत आकार वाले मकान बने हुए थे। यही था एल्फ राजवंश का निवास। हजारों वर्षों में बहुत कम बाहरी लोग यहाँ तक पहुँच पाए थे, लेकिन आज यहाँ एक अनचाहा मेहमान आ गया था। वह व्यक्ति लाल चोगा पहने हुए था, जो आसपास की हरियाली और जीवन से भरे वातावरण के बिल्कुल विपरीत लग रहा था। उसके हाथ में पकड़ा दंड कोमल प्रकाश बिखेर रहा था, और कुछ दूर उस रोशनी में नहाए हुए कई एल्फ चेहरे पर सुखद मुस्कान लिए खड़े थे। हो बिशप केट, अपनी वह घिनौनी रोशनी समेट लो, नहीं तो प्रकृति देवता क्रोधित हो जाएंगे। प्राकृतिक देव वृक्ष के सामने हवा में ठहरे हुए एल्फ राजा पीटर्स ने केट पर ठंडी निगाह डाली। उसकी आंखों में हरी चमक कौंधी। हे माननीय राजा पीटर्स, मुझे विश्वास है कि महान प्रकृति देवता क्रोधित नहीं होंगे। मैंने तो बस देखा कि यहाँ थोड़ा अंधेरा है, इसलिए सबके लिए थोड़ी रोशनी कर दी, बस इतना ही। एल्फ राजा पीटर्स ने आगे बात बढ़ानी उचित नहीं समझी और शांत स्वर में पूछा, तुम्हारी कही बात मुझे मालूम हो चुकी है। जहाँ तक परिणाम का प्रश्न है, वह तो प्रकृति देवता के आदेश की प्रतीक्षा करेगा। पिछले 1000 वर्षों में प्रकाश मंदिर और एल्फ जाति के संयुक्त प्रयासों से प्रकाश ने धरती को आलोकित किया है और अंधकार लगातार पीछे हटता गया है। आशा है कि जब उस 1000 वर्षीय अवधि का अंतिम दिन आए, तो इस धरती पर केवल प्रकाश ही शाश्वत रूप से बना रहे। एल्फ राजा पीटर्स ने बिना कुछ कहे बस हल्का सा सिर हिलाया। केट मानो पहले से ही इस उत्तर की अपेक्षा कर रहा था। उसने आदर पूर्वक झुककर अभिवादन किया और फिर एक एल्फ के मार्गदर्शन में धीरे धीरे वहाँ से चला गया। केट के जाते ही कुछ ही क्षण बीते थे कि एक पीली रोशनी एल्फ वन में आ घुसी और सीधी प्राकृतिक देववृक्ष के भीतर समा गई। पीटर्स चौंक उठा और आगे बढ़कर देखने ही वाला था कि वह अचानक रुक गया। बाकी एल्फ भी समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। वे सब शांत खड़े प्रतीक्षा करते रहे। कुछ ही सांसों बाद एल्फ राजा ने सिर घुमाया और सब एल्फों को आदेश दिया, महान प्रकृति देवता की आज्ञा है कि काल महाद्वीप अब शांत नहीं रहेगा। आज से एल्फ वन पूर्णतः बंद कर दिया जाए। किसी भी जीव को भीतर आने जाने की अनुमति नहीं होगी। हमारी जाति सहित हमारे अधीन रहने वाले सभी जीवों को सूचित कर दो कि पूर्वी भूभाग में कोई भी असामान्य स्थिति दिखे तो तुरंत खबर दी जाए। विशेष रूप से इस बात पर नजर रखो कि कहीं प्रकाश मंदिर और महान प्रकृति देवता के अतिरिक्त कोई और आस्था तो नहीं फैल रही। पृथ्वी एल्फ उत्तराधिकारी ग्रोलुडा मर चुका है, लेकिन उसे फिर भी प्रकृति देवता की गोद में लौटना होगा। एलेक्सिस, तुम जाकर ग्रोलुडा का शरीर वापस लाओ और प्रकृति देवता की ओर से हत्यारे को भी साथ लेकर प्रकृति में विलीन कर दो, जैसा आदेश मेरे राजा। एक गहरी अंधेरी आवाज सुनाई दी, लेकिन उत्तर देने वाला कहीं दिखाई नहीं दिया। जब सारे एल्फ जा चुके, एल्फ राजा पीटर्स प्राकृतिक देव वृक्ष के पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। पहले एक मरे हुओं का जादूगर एल्फ वन में घुस आया और अब प्रकाश मंदिर ने भी ऐसा प्रस्ताव रखा है। क्या पिछले 1000 वर्षों के समझौते से मिली यह थोड़ी सी शांति फिर टूटने वाली है? प्राकृतिक देव वृक्ष की पत्तियां सरसराईं, लेकिन उन्होंने पीटर्स को कोई उत्तर नहीं दिया। हे मेरे देवता, अपने निष्ठावान अनुयायी की रक्षा कीजिए ताकि इस बार एल्फ जाति इस अंतिम निवास भूमि को बचा सके। पीटर्स ने प्राकृतिक देव वृक्ष को गहरा प्रणाम किया, फिर उसकी धुंधली आंखें दूर क्षितिज की ओर मुड़ गईं। एल्फ वन से बाहर निकलते हुए केट की भौहें कसी हुई थी और लगभग उसी समय उसने भी पीछे मुड़कर एक नजर डाली। बहुत जल्द प्रकाश अंधकार को खदेड़ देगा, एल्फ वन भी अपवाद नहीं होगा। यह कहकर उसने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी। उसके पैरों के नीचे एक षटकोणीय जादुई चक्र उभरा और अगले ही पल वह पूरी तरह गायब हो गया। फिर दृश्य चू चेन की मरुस्थल की ओर लौटता है। यहाँ आए 1 महीना हो चुका था।
और भोजन श्रृंखला के सबसे निचले पायदान वाले जंगली जानवरों और कुछ गिने चुने जादुई दैत्यों को छोड़कर चू चेन ने अब तक कोई संगठित जाति नहीं देखी थी। मनुष्य जाति के किसी कबीले की तो बात ही छोड़ो, इससे चू चेन काफी झुंझला गया था। अगर वह बुद्धिमान जातियों से संपर्क नहीं बना सका तो अगली बार उन्नति के लिए न जाने उसे कब तक इंतजार करना पड़ेगा। झील का फैलाव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे चू चेन की दृष्टि भी दूर तक फैल रही थी, लेकिन फिर भी उसे इस मरुस्थल का छोर कहीं दिखाई नहीं देता था, जिससे वह कुछ निराश हुआ। ऊबकर चू चेन भूत कांटा वृक्ष से खेल रहा था। अब का भूत कांटा वृक्ष बुद्धि में लगभग 11-12 साल के मानव बच्चे जैसा हो चुका था। चू चेन ने तो उसे अपना उपनाम देकर एक नाम भी दे दिया था, चू मिंग, क्योंकि आत्माएं निगलने की उसकी क्षमता उसे पिछले जन्म की पृथ्वी की कथाओं के अधोलोक राजा जैसी लगती थी। अचानक ऐसा लगा मानो हजारों घोड़े एक साथ इसी ओर दौड़े चले आ रहे हों। क्या यह कोई मानव सेना हो सकती है? यह तो अच्छी खबर होगी। लेकिन जब लक्ष्य चू चेन की नजर में आया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अगर उसका मुंह होता तो कौन सी सेना? वे तो एक एक करके विशाल बिच्छू थे। इन बिच्छुओं का आकार आधे घोड़े जितना बड़ा था। दौड़ते समय वे सचमुच हजारों घोड़ों जैसी गड़गड़ाहट पैदा कर रहे थे और आगे चल रहे कुछ बिच्छू तो खास तौर पर बहुत बड़े थे। उनकी हल्की बैंगनी पूंछ के डंक से काली चमक निकल रही थी। कुछ ही देर में बिच्छुओं की सेना झील के किनारे पहुंच गई और अगुवा बिच्छू सेनापति ने पीछे मुड़कर देखा। सभी बिच्छू एकदम एक समान ढंग से रुक गए। बिच्छू सेनापति ने अपने अगले पंजे से पीछे खड़े कुछ बिच्छू सैनिकों की ओर इशारा किया और संकेत किया कि वे आगे बढ़कर पानी पी ले। जब वे कुछ बिच्छू सैनिक सुरक्षित रूप से झील का पानी पीकर वापस अपनी पंक्ति में लौट आए, तब जाकर बिच्छू सेनापति ने बाकी सभी बिच्छू सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक एक दल बनाकर पानी पीने जाएं। अध्याय 7, बिच्छू और छिपकलियों की लड़ाई और लाभ चू चेन का। चू चेन चुपचाप स्थिर बना रहा। उसकी संवेदना में यह बिच्छू सेनापति मात्र तीसरे स्तर का था। उसके पीछे के कुछ और सिर्फ दूसरे स्तर के थे। जहाँ तक बाकी बिच्छू सैनिकों की बात थी, वे सब केवल पहले स्तर के थे। लेकिन इतने अनुशासित बिच्छू सेना का बन पाना सचमुच आश्चर्यजनक था। तुम्हें पता होना चाहिए कि चू चेन पहले भी कुछ जादुई दैत्यों का शिकार कर चुका था, जिनमें सामान्य श्रेणी के तीसरे स्तर वाले भी थे, लेकिन उनमें इतनी ऊंची बुद्धि नहीं थी। चू चेन ने तय किया कि पहले वह देखेगा कि ये बिच्छू आगे क्या करने वाले हैं। अगर वह इन्हें एक ही बार में निगल सके तो ये कई हजार बिच्छू उसे काफी ऊर्जा दे सकते थे। जब सारे बिच्छू सैनिक एक एक करके पानी पी चुके, तब बिच्छू सेनापति खुद आगे आया और जैसे ही उसने अपना सिर झील के पानी में डाला, चू चेन अभी यह सोच ही रहा था कि वार करे या नहीं, तभी अचानक दूर से फिर एक भारी गर्जना सुनाई दी और उसका शोर तो बिच्छू सेना से भी अधिक था। इतना ही नहीं, छिपकली सेना ने घेराबंदी का रूप ले लिया और बिच्छू सेना को झील के किनारे ही रोक लिया। क्या यह दोनों जातियों के बीच खुली जंग होने वाली है? अगर सचमुच ऐसा है तो चू चेन आराम से मछुआरे की तरह फायदा उठा सकता है। छिपकली सेना ने घेरा डालते ही बिच्छू सेना में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बिच्छू सेनापति पानी पीने तक का समय न ले सका और तुरंत अपने अगले पंजे लहराकर सेना को चौकन्ना रहने का आदेश देने लगा। उधर छिपकली सेना लगातार दबाव बनाती आगे बढ़ती गई, जबकि बिच्छू सेना बार बार पीछे हटती गई। कई बिच्छुओं के तो आधे शरीर तक पानी में गिर चुके थे। दोनों पक्षों को देखकर लगता था कि बस अब युद्ध छिड़ने ही वाला है, लेकिन चू चेन ने तेजी से यह भांप लिया कि चाहे बिच्छू सेनापति हो या छिपकली सेनापति, दोनों में से किसी का भी लड़ने का इरादा नहीं था, बल्कि उनके अधीन जो जादुई दैत्यों की सेनाएं थीं, जो पहले पूरी तरह अनुशासित थीं, अचानक दुश्मन से आमना सामना होते ही नियंत्रण से बाहर होने लगी। चू चेन दोनों पक्षों को ऐसे टकराव में जकड़ा देख सोच में पड़ गया। चूँकि तुम दोनों खुद हाथ नहीं उठाते, तो मुझे ही तुम्हारी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। स्विश की आवाज के साथ झील से एक जलबाण निकल पड़ा और लगातार 2-3 बिच्छू सैनिकों को भेदने के बाद जाकर गायब हुआ। पहले से ही कमजोर स्थिति में खड़ी बिच्छू सेना पीछे से हुए इस अचानक हमले से बुरी तरह चौंक गई और तुरंत अराजकता में डूबकर झील से बाहर की ओर पागलों की तरह भागने लगी। इस धक्के के साथ ही दोनों जातियों के बीच का युद्ध पूरी तरह फूट पड़ा। बिच्छू सेनापति और छिपकली सेनापति दोनों सन्न रह गए और जी तोड़ कोशिश से आदेश देने लगे ताकि हालात काबू में आ सके, लेकिन अब कुछ भी उनके बस में नहीं था। जो दोनों पक्ष पहले ही भिड़ चुके थे, अब उनके भीतर केवल लड़ने की प्रवृत्ति बची थी और वे अपने सेनापतियों के आदेश सुनने की स्थिति में नहीं रहे। अपने ही सिपाहियों को रोकने के लिए दोनों नेताओं को तो मिसाल बनाने के लिए कुछ को मारना तक पड़ा। धीरे धीरे उन्माद में डूबती बिच्छू सेना और छिपकली सेना को देखकर चू चेन भी कुछ चौंक गया। लगता था कि इन दोनों जातियों के बीच पहले से ही गहरी दुश्मनी थी, लेकिन जब उसने फिर भी हाथ न उठाने वाले बिच्छू सेनापति और छिपकली सेनापति को देखा, तो चू चेन को लगा कि मामला कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है। इतनी गहरी दुश्मनी रखने वाली दो जातियां
लेकिन उनके नेता मानो खुद को जी जान से रोक रहे थे, जैसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हों। तो इसका मतलब यही था कि कोई और भी अधिक शक्तिशाली सत्ता मौजूद है, जो उन्हें आपस में फिर से युद्ध छेड़ने नहीं दे रही। आखिर कैसी सत्ता होगी वह, जो इतनी विशाल दो जातियों को दबाकर रख सकती है। चू चेन के मन में हल्की सी बेचैनी उठी। झील की यह विचित्रता एक न एक दिन जरूर खोज ली जाएगी, लेकिन चू चेन चाहता नहीं था कि वह दिन अभी आए, क्योंकि इस समय वह अभी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। यद्यपि झील का शरीर होने के कारण उसका मरना आसान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि इस दुनिया में कई भयानक जादू मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो सीधे आकाश जला देने और समुद्र उबाल देने की क्षमता रखते हैं। बिच्छू सेनापति और छिपकली सेनापति ने देखा कि अब इस महायुद्ध को टाला नहीं जा सकता। फिर भी उन दोनों ने लड़ने का इरादा नहीं दिखाया, बल्कि वे साथ साथ झील की ओर बढ़े, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले दोनों ने साफ देखा था कि झील से अचानक निकला एक जल बाण ही बिच्छू सैनिकों को चौंकाने का कारण बना और उसी से युद्ध भड़क उठा। दोनों दैत्य झील के किनारे खड़े होकर ध्यान से निरीक्षण करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। छिपकली सेनापति ने गुस्से में अपना विशाल मुंह खोला और हरे रंग का जहर का एक गोला उगल दिया। जहर जैसे ही झील की सतह पर पहुंचा, वह तेजी से फैल गया। जिस भी मछली या झींगे को वह छूता, वे तुरंत पेट ऊपर किए तैरते हुए सतह पर आ जाते। चू चेन फिर भी बिल्कुल शांत रहा। वह एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। आखिरकार बिच्छू सेनापति भी खुद को रोक न सका। उसकी पूंछ का जहरीला डंक लाल चमकने लगा और पलक झपकते ही दर्जनों में बदल गया और पानी में जा धंसा। लेकिन पानी के छींटे उठने के सिवा फिर भी कुछ नहीं हुआ। दोनों दैत्य उलझन में पड़ गए। उन्हें झील में कोई भी असामान्य आभा महसूस नहीं हो रही थी और उनकी जांच पड़ताल वाले हमले भी बेअसर रहे। बिच्छू सेनापति ने छिपकली सेनापति की ओर देखा और उसे संकेत दिया कि वह झील में उतरकर देखे। आखिर छिपकलियां उभयचर होती हैं, जबकि बिच्छू पूरी तरह स्थलीय जीव हैं। छिपकली सेनापति ने बिच्छू सेनापति पर 2 बार गुर्राकर दहाड़ लगाई, फिर सावधानी से पानी में उतरा और झील की तह में घुस गया। यही मौका था। चू चेन ने तुरंत फैसला किया। 4 जल रस्सियां सीधे पानी के भीतर बन गईं और उनकी शक्ति दोगुनी हो गई। छिपकली को प्रतिरोध का मौका ही नहीं मिला। पानी के भीतर तो यह चू चेन का अपना मैदान था। उसके चारों पैर चू चेन ने कसकर जकड़ लिए। अब सिर्फ उसकी पूंछ ही लाचार होकर पानी में छटपटा रही थी। चू चेन ने झील के पानी के बहाव को नियंत्रित किया, ताकि छिपकली सेनापति की छटपटाहट से उठी लहरों को यथासंभव दबाया जा सके, और साथ ही उसने जल बाण कला भी चला दी। छिपकली सेनापति बिना किसी प्रतिरोध के जल बाण से भेद दिया गया और उसकी सांस थम गई। चू चेन ने पानी के बहाव से उसके शरीर को ढक लिया, ताकि उसके बहते खून से झील लाल न हो जाए। किनारे पर खड़ा बिच्छू सेनापति जब देखता रहा कि छिपकली सेनापति लौटकर नहीं आया, तो वह पहले ही काफी घबरा चुका था। और जब उसे यह महसूस हुआ कि अब वह छिपकली सेनापति की आभा तक नहीं भाप पा रहा, तो उसके मन में और भी भय भर गया। चू चेन उसे कैसे छोड़ देता। स्विश 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 स्विश, उसी तरह की 4 जल रस्सियां पीछे से आकर बिच्छू सेनापति को मानो पत्तल की तरह कसकर लपेट गईं और उसे सीधे पानी के भीतर घसीट लिया। पानी में उतरते ही बिच्छू सेनापति की लड़ने की शक्ति बहुत घट गई। उसकी पूंछ का जहरीला डंक भी झील देह वाले चू चेन के सामने बिल्कुल बेकार था। बिना किसी अप्रत्याशित बात के उसे भी चू चेन ने एक जल बाण कला से मौत के घाट उतार दिया। इस तरह सबसे शक्तिशाली बिच्छू सेनापति और छिपकली सेनापति दोनों चू चेन के शिकार बन गए और किनारे पर भीषण युद्ध में उलझी दोनों जातियां अब तक आधी से अधिक मर खप चुकी थी। अध्याय 8 संकट। एक अजीब सी छिपकली। चू चेन ने झील के पानी को नियंत्रित किया और उलटी लहर की तरह किनारे पर अभी भी लड़ रहे बिच्छू और छिपकली जादुई दैत्यों को समेटकर पानी के भीतर खींच लिया। फिर उसने लहरें उठाईं और उन सबको झील के पानी में डुबो कर मार डाला। वे जादुई दैत्य तो युद्ध में पहले ही अपनी ताकत लगभग खो चुके थे। थोड़ी ही देर में एक एक करके लाशें सतह पर तैरने लगी। पूरी झील खून से लाल हो उठी। किनारे पर टूटे अंग, कटी पूंछें हर जगह बिखरी थीं। दृश्य बेहद खौफनाक था। चू चेन ने पहले पानी में पड़ी सारी लाशों को परिष्कृत किया और खून व आत्माएं सब भूत कांटा वृक्ष को निगलने के लिए दे दी। अब तक मिली स्मृतियों के आधार पर चू चेन को लगा कि इस बार इन दोनों जातियों का एक साथ झील पर आना सचमुच साधारण बात नहीं थी। चू चेन ने छिपकली और बिच्छू सेनापति दोनों की स्मृतियों में एक ही व्यक्ति को देखा। वह एक एल्फ था। यद्यपि अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसके पंख और नुकीले कान उसकी पहचान खोल रहे थे। कोई भी असामान्यता दिखे तो रिपोर्ट करना। एल्फ जाति इस मरुस्थल की जांच क्यों कर रही है? चू चेन को नहीं लगा कि यह सब ग्रैंडी की वजह से है। अगर सिर्फ ग्रैंडी की वजह होती तो पूरे मरुस्थल की हर असामान्य स्थिति की पड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं थी। चू चेन को कुछ अशुभ लगा। एक ऐसी संकट भावना जैसी उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी उस पर दबाव डालने लगी। क्या इतनी जल्दी उसे फिर एल्फ जाति से भिड़ना पड़ेगा? लगता है मुझे पहले से तैयारी करनी होगी।
पानी के भीतर लगभग 2000 से अधिक लाशें थीं और उनके अलावा पहले मारे गए बिच्छू सेनापति और छिपकली सेनापति भी। इस बार चू चेन ने लगभग 20,000 ऊर्जा अंक कमा लिए। मालामाल हो गया, मालामाल हो गया, मालामाल हो गया, मालामाल हो गया। सच ही है, युद्ध से बढ़कर कमाई का कोई रास्ता नहीं। चू चेन खुशी से खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने किनारे पर पड़ी 3-4 हजार और लाशों की ओर देखा। इतनी जल्दी आई खुशी से उसे चक्कर सा आने लगा, लेकिन फिर भी चू चेन ने अपने भीतर की लालसा को काबू में रखा और किनारे पर पड़ी लाशों को आगे निगलना जारी नहीं रखा। चू चेन अपने पिछले जन्म की पहली 5 अंकों वाली तनख्वाह मिलने से भी ज्यादा खुश था। थोड़ा सोचने के बाद चू चेन ने तय किया कि पहले एक बड़ा उन्नयन कर लिया जाए। सिस्टम, मैं अपना स्तर 5 तक बढ़ाना चाहता हूँ और साथ ही वसंत वर्षा, जल बंधन और जल बाढ़ कला तीनों को 5वें स्तर तक उन्नत करना चाहता हूँ। उन्नयन सफल, बधाई हो होस्ट, आपको नया कौशल मिला है, जल प्रवाह बल, जो पूरी झील की शक्ति से दमनकारी आक्रमण कर सकता है। हर बार इस्तेमाल करने पर 500 ऊर्जा अंक खर्च होंगे। फिर जब उसने सिस्टम पैनल की ओर दोबारा देखा तो होस्ट, चू चेन, पहचान, झील, स्तर V5, ऊर्जा, वसंत वर्षा V5, जल प्रवाह बल वेग, कुल 20,000 से अधिक ऊर्जा एक ही झटके में घटकर सिर्फ 5,000 अंक रह गई और अगले स्तर पर उन्नति के लिए 30,000 ऊर्जा अंक चाहिए थे। सच ही है, कमाई चाहे जितनी तेज हो, खर्च उससे भी तेज निकलता है। ऊर्जा अंकों के साथ भी यही हाल था। लेकिन चू चेन के मन में एक भयानक आशंका थी। अगर वह सच निकली तो चाहे जितनी ऊर्जा हो सब खर्च करनी पड़ेगी और तब भी वह काफी नहीं होगी। चूँकि बिच्छू जाति और छिपकली जाति को एल्फों से आदेश मिला था, तो निश्चित ही दूसरे कई कुलों को भी ऐसा ही आदेश मिला होगा। संभव है कि इस पूरे मरुस्थल के सभी कुल एल्फ जाति के नियंत्रण में हों और उसका एल्फ जाति से टकराव होना केवल समय की बात थी। इस बार बिच्छू सेनापति और छिपकली सेनापति चू चेन की झील तक भी इसी वजह से आए थे, क्योंकि उन्हें कुछ असामान्यता महसूस हुई थी। इसलिए वे जांच करने आए और दुर्भाग्य से सीधे यहीं आ टकराए। अच्छी बात यह रही कि वे रिपोर्ट करने से पहले ही चू चेन के हाथों निपटा दिए गए। इससे चू चेन को कुछ प्रतिक्रिया समय मिल गया ताकि वह कुछ तैयारी कर सके और हालात के सामने बहुत अधिक निष्क्रिय न पड़ जाए। ठीक तभी जब चू चेन मौजूदा स्थिति को तोड़ने का उपाय सोचते सोचते सिर खपा रहा था, भूतकांता वृक्ष चू मिंग की ओर से भी उन्नति की खबर आई और वह उत्साह में चू चेन को पुकारने लगा। चू चेन ने देखा तो दंग रह गया। जो तना पहले मुश्किल से 3-4 मीटर ऊंचा था, अब 10 से अधिक मीटर का हो चुका था। अब उसे पूरी तरह एक बड़ा पेड़ कहा जा सकता था और मिट्टी के नीचे तो उसकी जड़ें और भी उलझी फैली हुई थी। अब पूरा का पूरा यह पेड़ चू चेन की झील के भीतर ही उग चुका था। अच्छी बात यह थी कि अब का चू मिंग झील का बहुत अधिक पानी चूसने का मोहताज नहीं रहा था, वरना चू चेन को सचमुच समझ नहीं आता कि वह इसे पाल भी पाएगा या नहीं। जब उसने सिस्टम के माध्यम से फिर चू मिंग की स्थिति देखी तो पाया कि वह भी सामान्य श्रेणी के 5वें स्तर में पहुंच चुका है। हालांकि उसके कौशलों में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन पिछली बार कुरुस की आत्मा से निपटने के उसके तरीके को याद करके यह मानना कठिन नहीं था कि उन्नति के बाद का भूत कांटा वृक्ष और भी भयावह हो गया होगा। स्वामी, मुझे भूख लगी है, मैं किनारे का खाना खाना चाहता हूँ। चू मिंग के मुंह का खाना स्वाभाविक रूप से किनारे पड़ी वे लाशें ही थी, लेकिन अभी उनके मजे लेने का समय नहीं था। चू चेन ने उन्हें यूं ही नहीं छोड़ रखा था, उनके पीछे उसका उद्देश्य था। चू की बिच्छू जाति और छिपकली जाति के पीछे कोई नियंत्रक मौजूद था, तो यदि ये दोनों कुल अचानक गायब हो जाते तो स्वाभाविक रूप से कोई न कोई जांच करने आता और अंततः बात चू चेन तक पहुंचती। इसलिए चू चेन ने बेहतर समझा कि इन लाशों को यहीं रहने दिया जाए, ताकि दृश्य ऐसा लगे मानो दोनों पक्षों ने आपस में भीषण लड़ाई की हो। जो भी यहाँ आएगा यह हाल देखकर और बिच्छू सेनापति व छिपकली सेनापति को न पाकर निश्चित ही शक करेगा कि कहीं वे बचे हुए दैत्यों को लेकर किसी और दिशा में भाग तो नहीं गए। इस तरह अगर चू चेन अपनी उपस्थिति अच्छे से छिपाए रखे तो उसके पीछे की सत्ता झील पर स्वयं इतना ध्यान नहीं देगी। और फिर ये लाशें दूसरे मांसाहारी जीवों के लिए मुफ्त का भोजन भी थीं। निश्चित ही इससे कई जादुई दैत्य यहाँ खींचे चले आएंगे और वे चू चेन को काफी ऊर्जा अंक भी दिला सकते थे। गहरी होती संकट भावना चू चेन पर दबाव बना रही थी। जब पकड़ने लायक कोई जादुई दैत्य नहीं होता तो चू चेन एक और भविष्य की विकास दिशा की योजना बनाता और दूसरी ओर चू मिंग के साथ मिलकर तालमेल वाले युद्धाभ्यास भी करता। चू चेन ने पाया कि जब वह वसंत वर्षा का उपयोग करता है तो उसके बाकी तीनों कौशलों की शक्ति भी कुछ हद तक बढ़ जाती है और उसका नया कौशल जल प्रवाह बल जब चू मिंग के भूत कांटे के साथ मिलाया जाता है तो उसका असर विशेष रूप से अलग निकलता है। फुर्सत के समय चू चेन झील के भीतर पनप रहे पौधों और जीवों को भी ध्यान से देखता रहता। झील के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति वाले जल के पोषण में
झील के जीव असाधारण तेजी से बढ़ रहे थे, इधर उधर तैरती मछलियों और झींगों को देखते हुए। वह क्या चीज है? चू चेन की संवेदना में किनारे पर एक विचित्र नन्हा सा जीव दिखाई दिया। उसका आकार कुछ हद तक छिपकली जैसा था, लेकिन उसकी पीठ पर काले पंख उगे हुए थे। उसे देखकर पिछले जन्म की विदेशी फिल्मों के दैत्य ड्रैगन जैसी झलक महसूस होती थी, बस उसका सिर कुछ ज्यादा ही छोटा था। इस दुनिया में आए इन कुछ महीनों के दौरान चू चेन ने यहाँ के जो भी जीव देखे थे, वे पिछले जन्म की दुनिया की तुलना में सबके सब कहीं बड़े थे। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले वाले बिच्छू भी आधे घोड़े जितने बड़े हो गए थे। लेकिन यह छिपकली तो सचमुच पिछले जन्म की साधारण छिपकली जैसी ही लग रही थी। इस समय वह एक बिच्छू के सिर के भीतर घुसने की तैयारी कर रही थी। इन बिच्छुओं का पूरा शरीर कठोर बाहरी कवच से ढका हुआ था। उनमें छेद करके भीतर घुसना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन इस छोटी छिपकली ने मानो कोई मेहनत ही नहीं की। उसने बस अपने पंजे से एक वार किया और एक छोटा सा छेद बन गया। फिर वह सीधे भीतर घुस गई और थोड़ी देर बाद संतुष्ट होकर बाहर निकल आई। फिर उसने सिर उठाकर चारों ओर सतर्क नजर से देखा। उसकी छोटी सी आंखें चंचल बुद्धि से भरी थीं। यह दृश्य चू चेन की दिलचस्पी बहुत बढ़ा गया। उसने चुपचाप जल बंधन का उपयोग किया। जैसे ही वह छिपकली बिच्छू के सिर के भीतर से बाहर निकली, चू चेन की जल रस्सी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और एक झटके में उसने उसके छोटे से शरीर को कसकर जकड़ लिया। छिपकली तुरंत बल खाने लगी और अपने नुकीले पंजों से जल रस्सी को लगातार नोचने लगी, लेकिन इस बार उसका हिसाब गलत निकला। पानी का तो अपना कोई आकार ही नहीं होता। उसके छोटे छोटे पंजे चाहे जितने भी तेज हों, वे उसे काट कैसे सकते थे। तभी जब चू चेन व्यंग्य भरे मन से इस अजीब सी छोटी छिपकली से खेलकर उसे छेड़ना चाहता था, वही नन्ही छिपकली अचानक गायब हो गई। चू चेन बुरी तरह चौंक उठा और पूरी शक्ति से महसूस करने लगा, यह आखिर छूटी कैसे और लाश के भीतर जा कैसे पहुंची। चू चेन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। हवा में बनी जल रस्सी अब भी बंधन के आकार में कायम थी। इससे साबित था कि वह छिपकली बलपूर्वक रस्सी तोड़कर नहीं निकली थी। दिलचस्प, देखता हूँ तुम कितनी बार भाग सकती हो। जिद में आकर चू चेन ने फिर 4-5 जल रस्सियाँ एक साथ बनाई और सबको उस नन्ही छिपकली की ओर लपेट दिया। वह चाहे बिच्छू की लाश के भीतर छिपी हुई हो, फिर भी कुछ काम न आया। सच ही, पकड़ी जाने के बाद वह छोटी छिपकली फिर एक बार गायब हो गई। बस इस बार वह थोड़ी दूर जाकर फिर प्रकट हुई और जैसे ही वह दिखी, चू चेन ने उसे फिर महसूस कर लिया। उसका इंतजार कर रही थी एक और जल रस्सी। उसका इंतजार फिर एक और जल रस्सी कर रही थी। लगातार 4 बार ऐसा होने के बाद चू चेन समझ पाया कि वह नन्ही छिपकली भाग कैसे रही है। असल में जब वह चू चेन की जल रस्सी में फंसती, उसकी पीठ पर बने नन्हे पंख तेजी से फड़फड़ाते और अगले ही पल उसका शरीर फुर्र से किसी और जगह प्रकट हो जाता। यह शायद किसी प्रकार की अंतरिक्ष तत्व वाली जन्मजात दैवी शक्ति थी। बस अभी उस छोटी छिपकली की क्षमता इतनी नहीं थी कि दूर तक त्वरित गमन कर सके, इसलिए वह हर बार पास ही कहीं जाकर निकलती थी और लगता था कि दिशा को भी वह पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाती। चू चेन ने उस नन्ही छिपकली को देखा जो जाकर भूत कांटा वृक्ष के तने से टकरा गई थी और उसी समय उसके मन में एक योजना बन गई। अध्याय 9, रहस्यमय दैत्य ड्रैगन छिपकली को दास बनाना। यह अद्भुत नन्ही छिपकली मानो इंसानों जैसी हरकत करते हुए अपने दोनों पंजों से सिर मलने लगी। फिर सामने के पेड़ को देखकर सरसराते हुए उस पर चढ़ गई, लेकिन वह पेड़ की चोटी तक पहुंच पाती उससे पहले तने पर उगे काले कांटे अचानक उसकी ओर भेदने लगे। नन्ही छिपकली ने अपने अगले पंजे से एक झपट्टा मारा और अचूक रहने वाले भूत कांटे को ही तोड़ डाला। भूत कांटा वृक्ष गुस्से से कांप उठा। फिर चारों दिशाओं से कई और भूत कांटे उसकी ओर दागे गए और उससे पहले कि छिपकली कुछ करती, चू चेन ने भी वार कर दिया। जल प्रवाह बल का दबाव। झील में विशाल लहरें उठी। पूरी झील मानो उलटकर उस पर गिरने वाली हो। एक प्रचंड दबाव की शक्ति उस छिपकली पर टूट पड़ी। नन्ही छिपकली ने बस यही महसूस किया कि चारों दिशाओं से कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही है। इतना कि उसके पंजे तक नहीं हिल रहे थे, यहाँ तक कि उसकी पीठ के पंख भी इस बार फड़फड़ा नहीं पा रहे थे। और तभी भूत कांटे आ पहुँचे, लेकिन वे उसकी चमड़ी में बस घुसने ही वाले थे कि वहीं रुक गए। नन्ही छिपकली ने मुश्किल से अपना अगला पंजा हिलाया और दया मांगने का इशारा किया। चू चेन ने देखा कि इसकी बुद्धि सचमुच बहुत ऊंची है और ऊपर से अंतरिक्ष तत्व की शक्तियाँ तो हमेशा अत्यंत प्रबल मानी जाती हैं। तभी उसके मन में इसे वश में करने का विचार आया। संयोग से इसी समय सिस्टम की आवाज भी गूंज उठी। टिंग, बधाई हो होस्ट, आपने दैत्य ड्रैगन रक्तवंश और अंतरिक्ष शक्ति वाली एक दैत्य ड्रैगन छिपकली को वश में किया है। इसकी क्षमता बहुत बड़ी है। क्या इसे दास बनाया जाए? दास बनाना चुनो, इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं था।
ऐसे जादुई दैत्य को तो स्वाभाविक रूप से अपने लड़ाकू साथी के रूप में रखना ही चाहिए। दास्ता सफल। होस्ट को 2000 ऊर्जा अंक का पुरस्कार। जीव दैत्य ड्रैगन छिपकली। स्वामी चू चेन। स्तर सामान्य श्रेणी चौथा स्तर। कौशल त्वरित गमन। अंग पुनर्जनन। दैत्य ड्रैगन पंजा। चेतावनी दैत्य ड्रैगन स्वभाव से अत्यंत हिंसक होते हैं। होस्ट को सावधान रहना चाहिए। दैत्य ड्रैगन छिपकली के पूर्ण जागरण के बाद वह विश्वासघात भी कर सकती है। सिस्टम की चेतावनी देखकर चू चेन समझ गया कि उसका चयन गलत नहीं था। इतनी बड़ी क्षमता वाले जीव को दास बनाने से लाभ अवश्य बहुत होगा। जहाँ तक विश्वासघात की बात है, जब तक वह अपनी शक्ति से दैत्य ड्रैगन छिपकली को दबाए रखेगा, तब तक उसके पास उससे विश्वासघात करने का कोई कारण नहीं होगा। चू चेन ने देखा कि दास्ता पूरी हो चुकी है, तो उसने जल प्रवाह बल का दबाव हटा लिया और अनिच्छुक भूत कांटा वृक्ष से भी वे भूत कांटे वापस हटवा दिए जो अब भी वार करने को उतावले थे। दैत्य ड्रैगन छिपकली ने खुशामदी अंदाज में अपनी पूंछ हिलाई, फिर झील में कूदकर कुछ चक्कर तैरने के बाद उसने चू चेन को यह भावना भेजी कि वह फिर किनारे जाकर स्वादिष्ट भोजन खाना चाहती है। चू चेन स्वाभाविक रूप से यह बात नहीं मान सकता था। इन चीजों का उसे अभी और उपयोग था, और अगर वह भूत कांटा वृक्ष को खाने न देकर नए आए दैत्य ड्रैगन छिपकली को भरपेट खाने देता, तो अभी भी गुस्से में बैठा भूत कांटा वृक्ष निश्चित ही भयंकर क्रोधित हो उठता। चू चेन के इनकार करने पर दैत्य ड्रैगन छिपकली ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे उड़कर भूत कांटा वृक्ष की एक डाल पर जा बैठी। उसके हाव भाव देखकर लग रहा था कि वह वहीं घर बसाना चाहती है। भूत कांटा वृक्ष यह कैसे मान लेता? वह लगातार अपनी डालियां हिलाता रहा। दोनों आपस में झगड़ते ही रहे। चू चेन भी लाचार था। इन दोनों जादुई दैत्यों की बुद्धि अभी बहुत ऊंची नहीं थी, इसलिए वह उन्हें बस शरारत करने दे सकता था। बस उसने सख्त आदेश दे रखा था कि कोई भी जानलेवा चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर एक हफ्ते से कुछ अधिक समय बीत गया। किनारे पड़ी लाशें तपते सूरज में लगभग सूख चुकी थीं। इस दौरान चू चेन ने वसंत वर्षा का उपयोग करने की भी हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं कोई असामान्यता न पकड़ ले। भूत कांटा वृक्ष और दैत्य ड्रैगन छिपकली अब भी दिन भर उधम मचाते रहते थे। भूत कांटा वृक्ष और दैत्य ड्रैगन छिपकली अब भी दिन भर उधम मचाते रहते थे, लेकिन उनके संबंध पहले की तुलना में काफी मधुर हो गए थे। और फिर दैत्य ड्रैगन छिपकली तो मूल रूप से छिपने में बहुत ही निपुण थी। जब वह भूत कांटा वृक्ष की पत्तियों और डालियों के बीच छिप जाती, तो चू चेन को भी उसे ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती। यदि कोई बाहरी व्यक्ति देखता, तो उसे यह जगह बस एक साधारण झील लगती, जिसके भीतर मरुस्थल में आम मिलने वाला एक भूत कांटा वृक्ष उगा हुआ है, बस। कभी कभी मरुस्थल के कुछ जादुई दैत्य यहाँ लाशों की गंध से आकर्षित होकर चोरी छिपे खाने चले आते, और तब लगभग चू चेन को हाथ तक नहीं उठाना पड़ता। सिर्फ भूत कांटा वृक्ष और दैत्य ड्रैगन छिपकली ही पहले ही पल उन पर झपट पड़ते और उन्हें मार डालते। एक पेड़ और एक दैत्य कई बार मिलकर कार्रवाई करते, और उनका तालमेल भी दिनों दिन बेहतर होता जा रहा था। इन दैत्यों की लाशों के मामले में चू चेन स्वाभाविक रूप से कंजूसी नहीं करता था। पुराना नियम ही था, रक्त और आत्मा भूत कांटा वृक्ष निगलता, जबकि दैत्य ड्रैगन छिपकली भीतर घुसकर दैत्य क्रिस्टल और मस्तिष्क मज्जा सोख लेती, और अंत में लाश को घसीटकर झील में ला दिया जाता, जहां चू चेन उसे परिष्कृत करके ऊर्जा कमाता। इस 3 सदस्यों वाले परिवार का मरुस्थलीय शिकार जीवन काफी अपनापन भरा और सुकून वाला चल रहा था, लेकिन एक दोपहर उसे एक अनचाहे मेहमान ने तोड़ दिया। आने वाला व्यक्ति वही पहनावा पहने था जैसा चू चेन ने बिच्छू सेनापति और छिपकली सेनापति की स्मृतियों में देखा था, लेकिन चू चेन निश्चित था कि यह वही व्यक्ति नहीं है। उस समय दोपहर का सूरज सिर पर था, दूर की रेत और पत्थर तक तपकर लाल हो चुके थे। फिर भी वो नंगे पांव लंबे काले चोगे में खुद को लपेटे हुए था, यहाँ तक कि चेहरे पर भी काला मुखौटा चढ़ा रखा था। उस काले चोगे वाले व्यक्ति के हाथ में एक लंबा दंड था, जिसके शीर्ष पर हरे रंग का एक रत्न जड़ा हुआ था। उसने लाशों से भरे झील किनारे को देखा, फिर स्वयं झुककर एक शव की जांच की। चू चेन एकदम तनाव में आ गया, क्योंकि वह वही शव था जिसमें से दैत्य ड्रैगन छिपकली दैत्य क्रिस्टल और मस्तिष्क मज्जा चुराकर खा चुकी थी। चू चेन उस काले चोगे वाले का चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता था कि उसका चेहरा अच्छा नहीं होगा। वह सीधा खड़ा हुआ और उसके हाथ में अचानक 2 बूंद रक्त प्रकट हो गए, और दूसरे हाथ में पकड़े दंड से उसने हल्की सी टोक दी। फिर उसके होंठ लगातार मंत्र बुदबुदाने लगे। रत्न ने अचानक एक किरण छोड़ी जो झील की ओर गई। वह हरी रोशनी झील में उतरते ही तुरंत गायब हो गई। काला चोगा जादूगर ठिठक गया और आगे बढ़कर झील के चारों ओर घूमने लगा। चू चेन को घबराहट होने लगी। उसने भूत कांटा वृक्ष और दैत्य ड्रैगन छिपकली को आदेश दिया कि वे अपनी आभा पूरी तरह छिपाए रखें और किसी भी हाल में पकड़े न जाएं। वह स्वयं भी पानी में एक लहर तक उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई असामान्य बात पकड़ में न आ जाए। यह चू चेन की कायरता नहीं थी, बल्कि उसकी अनुभूति में
इस काले चोगे वाले जादूगर की शक्ति अतीन्द्रिय श्रेणी के 8वें स्तर की थी और चू चेन अपनी प्रणाली की शक्ति तथा भूत कांटा वृक्ष और दैत्य ड्रैगन छिपकली को मिलाकर भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह उसे निश्चित रूप से रोक सकेगा, बल्कि यह भी संभव था कि वे पूरी तरह उजागर हो जाएं, और अगर वह जादूगर हाथ से निकल गया या कोई संदेश बाहर भेज गया तो संभव है उससे भी अधिक भयावह अस्तित्व यहाँ आ खड़े हों। जब तक चू चेन की शक्ति आध्यात्मिक झील के स्तर तक नहीं पहुँचती, उसे बहुत सावधान रहना ही होगा। फिलहाल वह बस एक साधारण झील है। भौतिक हमले शायद उसे नष्ट न कर पाए, लेकिन कुछ शक्तिशाली अग्नि तत्व वाले मंत्र सीधे उसे सुखाकर खत्म कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक झील के स्तर पर पहुंचने के बाद चू चेन का आकार ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि वह आध्यात्मिक शक्ति से भर जाएगा। तब उसे मिटा देना कहीं कठिन होगा और वह सहायक जल धाराएं भी खोल सकेगा। तब चू चेन उन जल धाराओं के सहारे बाहर काम करेगा, जबकि उसका मूल झील स्वरूप यहीं बैठा शक्तिशाली होता रहेगा। अच्छी बात यह रही कि इस काले चोगे वाले जादूगर ने बार बार जांच की, यहाँ तक कि वह कई बार भूत कांटा वृक्ष को देर तक घूरता रहा, आत्मिक अनुभूति से भी टटोलता रहा, फिर भी उसे कोई असामान्यता नहीं मिली। आखिर वह बस हरी रोशनी की दिशा में आगे खोज जारी रखने के लिए बढ़ गया, और जब वह चू चेन की अनुभूति की सीमा से बाहर निकल गया, तब जाकर चू चेन ने राहत की सांस ली। भूत कांटा वृक्ष और दैत्य ड्रैगन छिपकली भी बेसब्री से चू चेन से पूछने लगे। वे उस लंबे समय से इंतजार कर रहे दावत को शुरू करना चाहते थे। चू चेन की अनुमति मिलते ही भूत कांटा वृक्ष और दैत्य ड्रैगन छिपकली ने एक ही समय पर खाना शुरू कर दिया। अच्छी बात यह थी कि किनारे पर अब भी कई हजार लाशें पड़ी थी, इसलिए दोनों के आपस में लड़ पड़ने का डर नहीं था। जब दोनों अपना भोजन पूरा कर चुके, तब चू चेन ने एक लहर उठाई और सबको झील में खींचकर निगल लिया। इस बार क्योंकि वे सब सामान्य श्रेणी के प्रथम और द्वितीय स्तर के जादुई दैत्य थे, इसलिए लाभ पहले जितना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी 10,000 से अधिक ऊर्जा अंकों की आमद हुई और पहले से जमा ऊर्जा मिलाकर अब चू चेन के पास 18,000 से भी अधिक ऊर्जा अंक हो गए थे, जो काफी समय तक चल सकते थे। हालांकि अगर स्तर बढ़ाना था तो उसे अभी भी लगातार मेहनत करनी ही होगी। अध्याय 10 संरक्षण की खोज में आया मरुकुल। काले चोगे वाले जादूगर की तलाश से बाल बाल बच निकलने के बाद जब किनारे की सारी लाशें पूरी तरह निगल ली गयीं, तो झील एक बार फिर अपनी पुरानी शांति में लौट आई। आसपास के जंगली जानवर मानो अब इस बात के अभ्यस्त हो चुके थे कि यहाँ हर कुछ दिनों में एक लड़ाई छिड़ जाती है। अच्छा यह था कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था, और यह अजीब जीव भी अब उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। जबकि चू चेन द्वारा जादुई दैत्यों को निगलना एक तरह से उनके लिए शरण स्थली भी बन गया था, इसलिए अक्सर काफी संख्या में साधारण जंगली जानवर झील के किनारों पर निश्चिंत घूमते रहते। यह विशाल मरुस्थल एल्फ-1 की सीमा से सटा हुआ था और क्षेत्रफल में एल्फ-1 से भी कहीं बड़ा था, मगर यह कैसे बना यह किसी को नहीं पता था। अच्छी बात यह थी कि एल्फ कभी आसानी से जंगल से बाहर नहीं निकलते थे और उन्हें मरुस्थल जैसी जगहें भी पसंद नहीं थी, इसीलिए चू चेन इतनी तेजी से फैल सका और अब तक पकड़ा भी नहीं गया। हजारों हजार ऊर्जा अंक हाथ में होने पर चू चेन ने सबसे पहले यह तय किया कि आने वाले कुछ समय तक वह हर दिन सुबह, दोपहर और शाम 3 बार वसंत वर्षा का उपयोग करके अपना आकार तेजी से बढ़ाएगा। 5वें स्तर तक उन्नत वसंत वर्षा जब चलती तो पूरी झील के ऊपर बादल और धुंध उफरने लगते और हथेली जितनी बड़ी बारिश की बूंदें गिरती। अगर ऐसी बारिश सीधे मरुस्थल में होने लगे तो शायद कई कमजोर जीव सीधे डूब जाएं या उन बूंदों से कुचलकर मर जाएं। यही कारण था कि अब चू चेन की झील का फैलाव रोजाना आंखों से दिखाई देने लायक तेजी से बढ़ रहा था। ऐसा करने से भले ही हलचल बढ़ गई थी और पकड़े जाने की आशंका भी बढ़ी थी, लेकिन झील का क्षेत्रफल ही चू चेन की जड़ था। जितना अधिक क्षेत्र, जितना अधिक जल, उतनी ही अधिक उसकी जीवन शक्ति और उतना ही बेहतर उसके कौशलों का प्रभाव। इस तरह का अनोखा दृश्य आखिरकार चू चेन के सबसे नजदीक रहने वाली एक बुद्धिमान जाति का ध्यान खींच ही लाया। उस दिन चू चेन वर्षा कर रहा था और उधर से गुजरते हुए मरुकुल के एक व्यक्ति ने उसे देख लिया। वह व्यक्ति चू चेन के पास नहीं आया, बल्कि चुपचाप पीछे हट गया। चू चेन ने भी उस व्यक्ति को देख लिया था, लेकिन क्योंकि वह जानवरों की खाल ओढ़े हुए था, सिर पर पशु अस्थियों का मुकुट सा भी था और दूरी भी बहुत थी, इसलिए चू चेन ने उसे बस कोई जादुई दैत्य समझ लिया, जबकि वह वास्तव में कोई जंगली जानवर नहीं था। हालांकि मरुकुल भी पूरी तरह मनुष्य नहीं थे, बल्कि वे कुछ हद तक पशुमानव जैसे अस्तित्व थे। हालांकि पशुमानवों से अलग बात यह थी कि पशुमानवों के शारीरिक लक्षण बहुत स्पष्ट होते थे और आमतौर पर उनके शरीर बहुत शक्तिशाली होते थे। वे उत्तरी घास भूमि पर प्रभुत्व रखते थे और एक बेहद शक्तिशाली जाति माने जाते थे, जबकि मरुकुल के लोग दुबले पतले होते थे और रूप रंग में कुछ एल्फ जाति जैसे लगते थे। बस उनकी पीठ पर पंख नहीं होते थे, न ही उनके पास एल्फों जैसी शक्तिशाली जादुई या धनुर्विद्या की प्रतिभा थी। उनका पूरा कुल पश्चिम के इस मरुस्थल में रहता था।
एक दिन चू चेन ने अभी अभी वर्षा पूरी की थी और सामने फैले अभी तक पूरी तरह शांत न हुए विराट झील पृष्ठ को देखकर अचानक उसका मन खेलने को हुआ। उसने झील की सतह पर ऊंची लहरें उठाई और सुंदर पानी की बौछारें बनाई। तभी 7-8 लोगों का एक दल उसकी संवेदना में प्रकट हुआ। चू चेन ने तुरंत पानी से खेलना बंद किया और खुद को एक साधारण शांत झील की तरह दिखाने लगा। इन 7-8 लोगों का पहनावा बहुत अजीब था। सबने पशु चर्म ओढ़ रखे थे। सबसे आगे वाला एक दंड पकड़े था। उसके पीछे 2 लोग थे, जिनमें एक के हाथ में धनुष था और दूसरे के हाथ में किसी पशु का सिर। बाकी सब सामान्य श्रेणी प्रथम स्तर के जादुई दैत्यों की लाशें ढो रहे थे। वे दूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन यह दरअसल चू चेन की अत्यधिक विस्तृत संवेदना का असर था। इन लोगों को झील के किनारे तक आने में चू चेन को काफी देर इंतजार करना पड़ा। फिर उन्होंने वे जादुई दैत्यों की लाशें सब पानी में डाल दी और फिर सबकी सब घुटनों के बल बैठ गए। सबसे आगे खड़े वृद्ध ने ऊंची आवाज में कहा, हे झील देवता, मैं मरुकुल का महापुजारी हूँ। मेरे पीछे खड़े ये सब हमारे मरुकुल के सबसे बहादुर युवक हैं। हम जानते हैं कि महान झील देवता, आपकी शक्तियाँ असीम हैं। हम आपसे संरक्षण की विनती करते हैं। ये जादुई दैत्य आपके लिए हमारी भेंट है, कृपया इन्हें स्वीकार करें। चू चेन ने सोचा भी नहीं था कि उसे सचमुच झील देवता समझ लिया जाएगा और ये लोग उससे संरक्षण भी मांगने आए हैं। एक पल को उसके मन में आया कि क्यों न इन सबको मार डालें, ताकि ये लोग कोई खबर बाहर न ले जा सके। लेकिन यह विचार आते ही चू चेन ने तुरंत उसे ठुकरा दिया। उसकी संवेदना में पीछे खड़े 2 युवक सामान्य श्रेणी के पहले स्तर पर थे, जबकि बाकी लोग अब तक सामान्य श्रेणी में भी प्रवेश नहीं कर पाए थे। वृद्ध के कहने के अनुसार यही उनके पूरे कुल की सबसे बड़ी युद्ध शक्ति थी, तो उन जादुई दैत्यों का शिकार करने के लिए निस्संदेह पूरे कुल की शक्ति जुटानी पड़ी होगी। अगर वह इन लोगों को मार भी डाले तो क्या भरोसा कि उनके कुल के दूसरे लोग खबर बाहर नहीं फैला देंगे। चू चेन ने देखा कि उसके चुप रहने पर मरुकुल का महापुजारी बेचैन होने लगा, क्योंकि उनके मौजूदा हालात में अगर यह रहस्यमय झील देवता उन्हें आश्रय न देता तो शायद बहुत जल्द उनका पूरा कुल नष्ट हो जाता। हे झील देवता, आपकी जो भी इच्छा हो, अगर हमारा मरुकुल उसे पूरा कर सकता है तो हम अवश्य पूरा करेंगे। हमारे कुल की संख्या भले अधिक नहीं, लेकिन लगभग 3000 लोग अब भी हैं और भले ही हम शक्तिशाली नहीं हैं, फिर भी हमारे पास एक विशेष क्षमता है। हम मरुकुल के लोग जादुई दैत्यों से संवाद कर सकते हैं और यही कारण है कि कुछ दिन पहले एल्फ जाति के लोग भी हमारे पास आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम जादुई दैत्यों से मिली खबरें इकट्ठी करके उन्हें सौंपे, फिर वे उन्हें आगे पहुंचाएंगे। यह सुनते ही चू चेन का मन हिल उठा और उसके साथ ही झील की सतह पर भी लहरें उठ गयीं। महापुजारी ने देखा कि झील आखिरकार प्रतिक्रिया दे रही है। उसके चेहरे पर घबराहट आई, पर दिल में वह अत्यंत प्रसन्न हो उठा। हे झील देवता, कृपया क्रोधित न हो। हम मरुकुल के लोग भले इस मरुस्थल में शक्तिहीन हैं, लेकिन खबरों से भली भांति परिचित रहते हैं। हमें पता चला है कि हाल के दिनों में एल्फ जाति मरुस्थल की हर असामान्य बात की जांच कर रही है। यहाँ तक कि मुझे आपके बारे में भी कुछ खबरें मिल चुकी हैं, हे झील देवता, लेकिन मैंने अब तक उनकी सूचना नहीं दी है। चतुर और साहसी, यही था चू चेन का इस महापुजारी के लिए मूल्यांकन। बात अब यहाँ तक पहुँच ही गई थी, इसलिए चू चेन अगर अब भी छिपा रहता तो देर सवेर उससे भी अधिक शक्तिशाली लोग जांच करने आते। उससे बेहतर था कि वह खुद को ही समाधान खोजे। कौशल जल प्रवाह बल का उपयोग। चू चेन भले मरुकुल से संपर्क करने को तैयार था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह महापुजारी की अभी की खुली और छिपी धमकी को भूल गया था। अगर वह शुरुआत में एक कड़ा सबक न देता तो संभव था कि इस पुजारी के मन में उसके लिए उतना सम्मान ही न बनता। महापुजारी और बाकी लोग अचानक देखने लगे कि अभी तक शांत पड़ी झील मानो आसमान में उठ गई हो और पूरी झील का पानी जैसे उन पर उलट पड़ने को तैयार हो। उधर उनके अपने शरीर किसी प्रचंड दबाव में जकड़ लिए गए थे। वे हिल तक नहीं पा रहे थे, चाहे महापुजारी हो या बाकी सभी मरुकुल के लोग। सबके सब जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। उनमें तनिक भी प्रतिरोध की शक्ति नहीं बची थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो निराश होकर आंखें तक बंद कर लीं, मृत्यु की प्रतीक्षा में। लेकिन अगले ही पल सब कुछ अचानक छन गया। जब सबने आंखें खोली तो पाया कि वे जमीन पर पड़े हैं और पूरे शरीर से पसीना बह रहा है, जबकि झील वहीं पहले की तरह मौजूद थी, बस हल्की सी लहरों के साथ। तभी जबकि सब लोग अभी तक स्तब्ध थे। चू चेन को आखिर उनसे संवाद करते देख महापुजारी के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने तुरंत आदर से उत्तर दिया, हम जैसे बोलचाल करने वाले को यहाँ केवल मरुकुल ही हैं, लेकिन सुना है कि मरुस्थल की गहराइयों में और भी अधिक शक्तिशाली अतीन्द्रिय स्तर के जादुई दैत्य रहते हैं, जिनकी बुद्धि सामान्य बुद्धिमान जीवों से किसी भी तरह कम नहीं, और यदि वे चाहें तो मनुष्यों की तरह वाणी भी बोल सकते हैं।
यह सुनकर चू चेन कुछ निश्चिंत हुआ। अगर वे सिर्फ जादुई दैत्य हैं, तो उनसे निपटना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन मनुष्याकार जीव कहीं अधिक चालाक होते हैं। थोड़ा सोचकर चू चेन ने फिर पूछा, मुझे अपने मरुकुल की उत्पत्ति बताओ। अध्याय 11। मरुकुल से सौदा। मरुकुल के महापुजारी के वर्णन के बाद चू चेन को इस मरुकुल के बारे में कुछ समझ अवश्य हो गई, और यह बात सचमुच अपेक्षा से कहीं अधिक चौंकाने वाली थी। दरअसल मरुकुल एल्फ जाति की ही एक शाखा निकला, जो कभी एल्फ जाति में विशेष रूप से जादुई दैत्यों को पालने, पोसने और काबू में रखने का काम करती थी। लेकिन उनके पूर्वजों से कोई गंभीर अपराध हुआ था, जिससे एल्फों के प्रकृति देवता क्रोधित हो उठे और उनकी एल्फ रक्तरेखा छीनकर उन्हें इस मरुस्थल में निर्वासित कर दिया, ताकि वे अपने हाल पर जिए या मरे। एल्फ जाति का संरक्षण छिन जाने और एल्फ रक्तरेखा समाप्त हो जाने के कारण मरुकुल के लोगों के लिए साधना करना अत्यंत कठिन हो गया, और वे सैकड़ों हजारों वर्षों से इस अथाह मरुस्थल में किसी तरह जीवित बने हुए हैं। एल्फ जाति उन्हें अपने जैसा कहलाने की अनुमति नहीं देती थी, इसलिए वे मरुकुल कहलाने लगे। और इस बार भी एल्फ जाति को उन्हीं से कुछ काम पड़ा, तभी वे उनके पास आए। वरना एल्फ वन के वे एल्फ, जो हमेशा से उनसे घृणा करते आए थे, स्वयं उन्हें खोजने कभी नहीं आते। लेकिन इस बार जो काम उन्हें सौंपा गया, वह पहले से ही अत्यंत कठिन जीवन जी रहे मरुकुल के लिए घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। चू चेन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि एल्फ जाति शायद पूरे मरुस्थल में बड़े पैमाने पर जांच कर रही है, और अब मरुकुल की बातों को जोड़ने पर वह बात उसके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो उठी। चाहे वह सचमुच एल्फ जाति का लक्ष्य हो या न हो, उसकी यह मौजूदगी मरुस्थल के प्राणियों द्वारा एक उपलब्धि की तरह रिपोर्ट करके एल्फ जाति तक पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन इसी चतुर एल्फों द्वारा नापसंद किए गए और उनसे द्वेष रखने वाले मरुकुल के माध्यम से फिलहाल मरुकुल शायद चू चेन को बहुत अधिक प्रत्यक्ष लाभ न दे सके, लेकिन निम्न स्तर के जादुई दैत्यों से संवाद करने की उनकी क्षमता ने उन्हें पूरे मरुस्थल में अत्यंत समाचार समृद्ध बना दिया था। और इस समय मरुस्थल की लगभग सारी सूचनाएं उन्हीं के हाथों में इकट्ठी हो रही थी। बस अगर उनमें थोड़ा फेरबदल किया जाए, तो चू चेन एल्फ जाति के प्रभाव क्षेत्र में खुले तौर पर मौजूद रहकर भी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वे घमंडी एल्फ इस निर्जीव मरुस्थल में बार बार झांकने नहीं आते। कृपा करें, हे झील देवता, हमारे मरुकुल को अपना शरणागत स्वीकार करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम निष्ठा पूर्वक आपकी पूजा करेंगे, आपका गुणगान करेंगे। चू चेन ने पानी के बहाव को नियंत्रित करके झील की सतह पर अपने पिछले जन्म की पृथ्वी के पौराणिक कीलिन जैसे आकार का जल आकृति बनाई और स्वर देकर कहा, मैं तुम्हें संरक्षण दे सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बलि पूजा की आवश्यकता नहीं, और तुम्हें मुझे झील देवता कहने की भी अनुमति नहीं है। आगे से मुझे चू झील कहकर पुकारना। जब तक वह यह ठीक से न समझने की आस्था, देवता और ऐसी शक्तियाँ वास्तव में कैसी चीज हैं, तब तक चू चेन उनसे छेड़छाड़ करने का साहस नहीं करेगा, वरना वह कैसे मरेगा यह तक नहीं समझ पाएगा। किसी भी हालत में तुम मेरी मौजूदगी किसी और को नहीं बताओगे, और आगे से हर महीने के अंत में तुम स्वयं आकर अब तक इकट्ठी की गई सारी सूचनाएं मुझे दोगे। मरुकुल का महापुजारी बार बार हामी भरता रहा और आशा भरी आंखों से चू चेन को देखने लगा। चू चेन कैसे न समझता, वह तो उसकी किसी चमत्कारी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि उसे कुछ लाभ मिले। चू चेन ने सोचा, असल में उसका अपना वास्तविक स्तर अभी भी सामान्य श्रेणी से ऊपर नहीं, और वह तो मरुस्थल की गहराई के दैत्यों से भी कमजोर है। उसकी सच्ची असाधारणता बस यही थी कि उसका मूल शरीर एक झील है, इसलिए अभी वह जो सबसे बड़ी दिव्य कृपा के रूप में दे सकता था, वह शायद आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर जल ही था। इसलिए चू चेन ने झील के पानी का एक हिस्सा अलग किया और उसमें से सबसे शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति वाला जल निकालकर छोटे छोटे जल गोले बना दिए, जिन्होंने मरुकुल के उन 8 लोगों को पूरी तरह घेर लिया। उन लोगों ने बस इतना महसूस किया कि उनके शरीर की हर नस, हर जोड़ में एक सुखद लहर दौड़ गई और उनके शरीरों से भुने दानों जैसी कड़कड़ाहट की ध्वनि आने लगी। यद्यपि ये लोग जादुई दैत्य नहीं थे, इसलिए वे इस आध्यात्मिक शक्ति को सीधी साधना में परिवर्तित नहीं कर सकते थे, फिर भी यह शक्ति उनके शरीरों को अनेक लाभ पहुंचा रही थी। यह उनके भीतर जमी विषाक्तता और अशुद्धियों को बाहर निकाल सकती थी, उनके चयापचय को सक्रिय कर सकती थी और कोशिकाओं की जीवंतता जगा सकती थी। जब इन जल गोलों के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी, तब चू चेन के नियंत्रण में वे गोले फूट गए और उनके भीतर बैठे मरुकुल के लोग बाहर दिखाई देने लगे। उनमें सबसे आगे वाला महापुजारी सबसे अधिक आयु वाला था। उसकी साधना सबसे ऊंची थी, इसलिए लाभ भी उसे सबसे स्पष्ट मिला। उसका पहले झुका हुआ शरीर अब काफी सीधा हो गया था और चेहरा भी कहीं अधिक दमक रहा था। आसमान और धरती के तत्वों की शक्ति उसके भीतर उमड़ पड़ी। वो सचमुच उन्नत हो गया, वो सचमुच उन्नत हो गया। उसके पीछे खड़े 2 युवक भी उसी तरह उन्नत हुए। बाकी लोग भले तुरंत उन्नत न हो सके, लेकिन यह साफ था कि उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ मिला है और वे सब अभी युवा थे। आध्यात्मिक जल से शुद्ध होने के बाद
आगे उनकी साधना भी अधिक सहज होगी और उनके शरीर भी कहीं अधिक मजबूत बनेंगे। महापुजारी ने थोड़ी देर अपने भीतर आए परिवर्तन को महसूस किया, फिर अत्यंत आनंदित होकर जमीन पर साष्टांग गिर पड़ा। बाकी लोगों ने यह देखा तो वे भी अपनी खुशी संभाले बिना एक साथ सिर झुकाकर पुकार उठे, महान चूदेव की जय, हम आपके सबसे निष्ठावान अनुयायी हैं। चू चेन ने महसूस किया कि कोई रहस्यमय शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई है, लेकिन तुरंत ही फिर वह आकाश पृथ्वी में बिखर गई। टिंग, होस्ट का स्तर बहुत निम्न है, आस्था शक्ति को संग्रहित नहीं किया जा सकता, कृपया शीघ्र स्तर बढ़ाइए। टिंग, पाया गया कि होस्ट के पास अब निष्ठावान अनुयायी हैं। सिस्टम की निष्ठा जांच सुविधा सक्रिय की जा रही है। टिंग, पाया गया कि होस्ट के अनुयायियों के पास अभी भी अन्य आस्थाएं मौजूद हैं। क्या तुरंत उन आस्थाओं का विनाश किया जाए? स्वाभाविक रूप से चू चेन नहीं चाहता था कि मरुकुल के पास कोई दूसरी आस्था भी बची रहे, क्योंकि उसका अर्थ था निष्ठा का अभाव।